हाय एवरीवन, और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स, इसे शॉर्ट में हम ऊप्स कहते हैं। ऊप्स जनरली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम के सवाल करते हुए हम उतना अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन इंटरव्यूज़ में इसके सवाल बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए ऊप्स इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल पिलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स। एक तो ऊप्स पढ़ने से हमारी कंप्यूटर साइंस की प्रोग्रामिंग की नॉलेज बढ़ेगी, जो अगर आगे जाके हम दूसरी लैंग्वेजेस में काम करते हैं तो हमें हेल्प कर रही होगी। एंड उसके साथ में इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल हमारे इंटरव्यूज़ के अंदर या फिर थ्योरी के अंदर MCQs की फॉर्म में हमसे पूछ लिए जाते हैं। अब जब भी हम ऊप्स की बात कर रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, इट इज़ बेसिकली अ स्टाइल ऑफ राइटिंग कोड। मतलब यहाँ पर हम किसी अप्रोच के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी एल्गोरिथम के बारे में या किसी नए डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं करेंगे। इट इज़ बेसिकली अ गुड अप्रोच, अ गुड स्टाइल ऑफ राइटिंग कोड। यानी अभी तक जितनी भी प्रोग्रामिंग हमने की है वो सारी की सारी प्रोग्रामिंग हमारी फंक्शनल प्रोग्रामिंग की कैटेगरी में आती है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग मतलब हमें अगर कोई भी काम कराना है, हम क्या करते हैं, उसका एक फंक्शन बना देते हैं। उसके बाद कोई दूसरा काम कराना है, उसके लिए दूसरा फंक्शन बना देते हैं, तीसरा फंक्शन बना देते हैं, और इस तरीके से हम अपने कोड को स्ट्रक्चर करते हैं। पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम फंक्शंस की जगह अपने कोड के अंदर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को बनाना सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को अपने कोड के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं। अब अभी शुरुआत में ये सारी बातें थ्योरेटिकल लग रही होंगी, पर टेंशन लेने की बात नहीं है। हम धीरे धीरे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे और बहुत ईजी तरीके से कवर करेंगे। ऊप्स एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। ऊप्स एक्चुअली एक काफ़ी ईजी कॉन्सेप्ट है व्हेन वी कंपेयर इट टू DSA, बट इसके अंदर थ्योरेटिकल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हाँ, सारी की सारी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को हम एग्जाम्पल्स ले लेकर ईजी तरीके से समझने वाले हैं। अब सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ जानते हैं ऊप्स के अंदर कि हमारी क्लासेस एंड हमारी ऑब्जेक्ट्स का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। हमारे पास रियल वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अ फोन, जैसे वी हैव अ कंप्यूटर, या वी हैव अ बुक। इसके अलावा हमारे पास कार है। इसके अलावा हमारे पास रियल वर्ल्ड में स्टूडेंट होता है, रियल वर्ल्ड में टीचर होता है, रियल वर्ल्ड में डॉक्टर होता है। तो बहुत सारी, हर एक चीज़ जो रियल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करती है उसको हम एंटिटी कह सकते हैं। अब हर एक जो एंटिटी होती है उसके पास अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो कुछ काम परफॉर्म कर सकती है, यानी उसके कुछ फंक्शंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। स्टूडेंट का अपना एक नाम हो सकता है, अपनी एक एज हो सकती है, अपने कुछ मार्क्स हो सकते हैं। तो ये सारी की सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके काम क्या होंगे? काम में हो सकता है स्टूडेंट की कुछ परसेंटेज हो तो हम उससे उसकी परसेंटेज ले सकें, तो ये उसका काम हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बुक है, तो बुक का अपना कुछ टाइटल हो सकता है, बुक का अपना ऑथर का नाम हो सकता है, बुक का अपना एक प्राइस हो सकता है। और काम क्या होंगे? बुक में लेट्स सपोज हम टाइटल को अपडेट कर सकते हैं, तो इसमें एक अपडेट टाइटल नाम का फंक्शन हो सकता है। तो इस तरीके से हर एक एंटिटी के पास अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और अपने कुछ फंक्शंस होते हैं। तो जब भी हमें रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को कोड के अंदर प्रेजेंट करना होता है तो उन्हें हम ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। इसका एग्जाम्पल ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल हमारे कॉलेज के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब हम अपने कॉलेज के लिए एक सिस्टम बनाना चाहते हैं जो इन सारे स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर कर सके, उनसे रिलेटेड कुछ फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। अब अपने स्टूडेंट्स का डेटा अगर हमें स्टोर कराना है अपने सिस्टम के अंदर, तो बेसिकली हमारी जो स्टूडेंट एंटिटी है जो रियल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करती है उसे हमें कोड के अंदर प्रेजेंट करवाना पड़ेगा। कोड के अंदर भी हमें एक स्टूडेंट एंटिटी लेके आनी पड़ेगी जो इसी रियल लाइफ स्टूडेंट की तरह बिहेव कर सके, यानी इस स्टूडेंट के जो प्रॉपर्टीज़ हों उनको हम कोड के अंदर लिख सकें और जो फंक्शंस हों उनको हम कोड के अंदर लिख सकें। तो कोड के अंदर हम क्या करते हैं, स्टूडेंट से रिलेटेड जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस हैं, जैसे स्टूडेंट का नेम हो गया, ये क्या हो सकता है, दिस कैन बी अ स्ट्रिंग। जैसे स्टूडेंट की CGPA हो गई तो इसे हम फ्लोट CGPA लिख सकते हैं। एंड जो स्टूडेंट का गेट परसेंटेज वाला फंक्शन हो गया कि किसी भी स्टूडेंट की हम परसेंटेज को गेट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम एक सिंगल एंटिटी के अंदर क्लब कर देते हैं इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग सेपरेट वेरिएबल्स, और फिर हम इसे ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं। तो बेसिकली हमारी जो रियल वर्ल्ड एंटिटी स्टूडेंट था जिसके पास अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, कुछ फंक्शंस थे, हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड उसके फंक्शंस को क्लब कर दिया एक सिंगल एंटिटी में, और इस एंटिटी को हमने नाम दे दिया ऑब्जेक्ट्स।
तो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट द एंटिटीज इन द रियल वर्ल्ड। जब रियल वर्ल्ड की चीज़ों को हम कोड के अंदर प्रेजेंट करते हैं और उनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, तो उन्हें हम ऑब्जेक्ट कह देते हैं। प्रॉपर्टीज़ को हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। तो कई बार अगर आपको एट्रीब्यूट शब्द सुनाई दे तो उसका मतलब प्रॉपर्टीज़ ही हैं। प्रॉपर्टीज़ बेसिकली हैं कुछ वेरिएबल्स जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड हैं, जिनके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर की जा सकती है, नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह। और फंक्शंस हैं, इन्हें हम मेंबर फंक्शंस भी कहते हैं C++ के अंदर। एंड देयर इज़ दिस टर्म दैट इज़ जनरली यूज्ड इन द इंडस्ट्री विच इज़ कॉल्ड मेथड्स। तो इन्हें हम मेथड्स भी कह देते हैं। बेसिकली ये ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड कुछ काम करने वाले फंक्शंस होते हैं। तो एक क्लास के मेंबर होते हैं तो इन्हें मेंबर फंक्शंस या हम मेथड्स भी कह देते हैं। तो ये भी टर्म्स अगर आपको सुनाई दे तो उसका मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अब क्लासेस क्या होती हैं? ऑब्जेक्ट तो ठीक है, रियल वर्ल्ड एंटिटी होगी, उसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज यानी कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर देंगे और उसके साथ में हम उसके कुछ फंक्शंस डिफाइन कर देंगे। क्लासेस आर बेसिकली ग्रुप्स ऑफ दीज एंटिटीज। तो जब भी हम क्लास कह रहे हैं, क्लास को एक तरीके से हम ऑब्जेक्ट बनाने का ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी पहले वाली क्लास में पढ़ा है, जिसमें बेसिकली हमने बात की थी कि क्लास को हम एक फैक्ट्री की तरह समझ सकते हैं। जैसे कार बनाने की एक फैक्ट्री होती है, उसके अंदर ऑलरेडी एक ब्लूप्रिंट होता है कि सारी की सारी कार्स कैसे बननी चाहिए, उनका क्या कलर होना चाहिए, किस तरीके से बननी चाहिए, क्या उनके अंदर फंक्शंस होने चाहिए। और फैक्ट्री क्या कर सकती है? बहुत सारी कार्स को प्रोड्यूस कर सकती है। वैसे ही क्लास इज़ लाइक अ ब्लूप्रिंट कि हमारी ऑब्जेक्ट कैसी दिखनी चाहिए, और क्लास से फिर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप है, एक तरीके से हमारी क्लास है जिसके अंदर ब्लूप्रिंट स्टोर्ड होता है कि हमारी ऑब्जेक्ट कैसी दिखनी चाहिए, क्या उसके अंदर फंक्शंस होने चाहिए, एंड फिर हम अपनी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट को बनाना है, ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले हमेशा क्लास को बनाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्लासेस को बनाते हैं और फिर क्लासेस से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। अब क्लास को कोड के अंदर डिफाइन करने के लिए हम लिखते हैं अपना क्लास कीवर्ड एंड फिर अपनी क्लास का नाम एंड उसके बाद अपने कर्ली ब्रेसेस फॉलोड बाय अ सेमीकोलन। तो अपनी स्टूडेंट क्लास को एक बार क्रिएट करते हैं। हमें क्लास को मेन फंक्शन के अंदर नहीं बनाया, हम मेन फंक्शन के बाहर अपनी क्लास को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है क्लास कीवर्ड, उसके बाद अपनी क्लास का नाम। क्लास का नाम जनरली हम C++ के अंदर या किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी एक कैपिटल यानी अपर केस लेटर के साथ इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टूडेंट क्लास हो गई। उसके बाद अपने पेरेंथेसिस एंड लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन के साथ इसे एंड कर देंगे। कई सारे स्टूडेंट क्लासेस को फंक्शन की तरह कंफ्यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक पेरेंथेसिस लगा देते हैं जिससे हमारे पास एरर आता है। तो पेरेंथेसिस हमें नहीं लगाने होते क्लास के अंदर। तो ये हमारी क्लास बन गई। अब इस क्लास के अंदर हमें बताना पड़ेगा कि स्टूडेंट नाम की जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होंगी स्टूडेंट टाइप की, क्लास इज बेसिकली गोइंग टू बिकम अ टाइप। जैसे हमारे पास इंटीजर होता है, अगर हमने लिख दिया इंट x, तो क्या होगा? एक x वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा जिसका टाइप है इंट। तो इंट की सारी प्रॉपर्टीज़ x के अंदर होंगी। हमने लिख दिया फ्लोट y, तो फ्लोट की सारी प्रॉपर्टीज़ y के अंदर आ जाएंगी। वैसे ही क्लास क्या बन जाती है? क्लास एक टाइप बन जाती है। तो हम एक स्टूडेंट क्रिएट कर सकते हैं S1 जिसका टाइप होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़ इस S1 के अंदर आ जाएंगी। और ये S1 क्या है? दिस इज़ बेसिकली एन ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए? सबसे पहले तो उसका नेम होना चाहिए, तो हमने लिख दिया स्ट्रिंग नेम। उसके अलावा CGPA होना चाहिए, तो फ्लोट टाइप का हमने CGPA लिख दिया। एक फंक्शन भी होना चाहिए। ये तो हो गई प्रॉपर्टीज़, यहाँ हम लिख भी लेते हैं दीज आर द प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा कुछ मेथड्स भी होते हैं। मेथड्स आर नथिंग बट फंक्शंस इन अ क्लास। जैसे एक मेथड हो गया void get परसेंटेज। गेट परसेंटेज, परसेंटेज क्या होगी? CGPA को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ गई। तो हम सी आउट कर देंगे CGPA इंटू 10 एंड साथ में एक परसेंटेज का सिंबल। तो इस तरीके से हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ मेथड्स अपनी इस क्लास के अंदर लिख दिए। तो ये ब्लूप्रिंट है कि हमारी एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट कैसी दिखेगी। और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे स्टूडेंट S1। तो इस तरीके से हमारे लिए हमारी S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाती है। अब जैसे ही ये ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर क्रिएट होगी, इसे कुछ स्पेस एलोकेट हो जाएगी और हम इसका साइज़ भी सी आउट करा सकते हैं, साइज़ ऑफ S1। लेट्स सेव इट एंड रन इट। तो हमारे पास 32 जो बाइट्स हैं वो इस S1 को एलोकेट हो जाएंगी, जिसमें से कुछ बाइट्स हमारी फ्लोट के लिए हैं, कुछ बाइट हमारी स्ट्रिंग के लिए हैं, कुछ बाइट एडिशनल डेटा के लिए हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, हमने अपने कोड के अंदर ये क्लास बना दी और इस क्लास का नाम है एक ब्लूप्रिंट लिखना। तो जैसे ही हमने लिखा कि हमें स्टूडेंट टाइप का
एक नया स्टूडेंट बनाना है S1, तो वैसे ही मेमोरी के अंदर एक जगह एलोकेट हो गई इस स्ट्रिंग के बराबर, यानी इस स्ट्रिंग को स्टोर कराने के लिए, इस फ्लोट के बराबर इस फ्लोट को स्टोर कराने के लिए, और कोई और अगर डेटा मेंबर यानी प्रॉपर्टी होती तो उसे भी स्टोर कराने के लिए। तो बेसिकली ये जो पूरी की पूरी जगह एलोकेट होती है तब एलोकेट होती है जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमारी जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं जब वो क्रिएट होती हैं तभी मेमोरी के अंदर स्पेस एलोकेट होती है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। अगर हम एक और ऑब्जेक्ट बना देंगे स्टूडेंट S2 तो नई जगह एलोकेट हो जाएगी, यानी एक और जगह एलोकेट हो जाएगी जैसे ही हमने लिखा स्टूडेंट S2। ये क्या है, इसे रेफ़र कर रहा है, और स्टूडेंट S2 के लिए एक नई मेमोरी के अंदर स्पेस रिजर्व हो जाएगी जिसमें स्ट्रिंग की जगह है, जिसमें फ्लोट की जगह है। तो इस तरीके से जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हम बनाते रहेंगे उतनी मेमोरी ऑक्यूपाई होती रहेगी उन ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो क्लास के अंदर हम अलग से वेरिएबल डिफाइन नहीं करते, हम बेसिकली अपनी क्लास के अंदर ही अपने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ लिख देते हैं ताकि हम प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस को क्लब कर सकें, ज्वाइन कर सकें विद इन अ सिंगल एंटिटी। अब क्लास का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें इंस्टाग्राम के लिए उसका जो वेब वर्जन है, उसकी जो वेबसाइट है, उसे डिज़ाइन करना है। अब इंस्टाग्राम के पास बहुत सारे डिफरेंट यूज़र होंगे। अब हर एक सिंगल यूज़र के पास अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी और अपने कुछ मेथड्स होंगे। लेट्स सपोज वी आर गोइंग टू क्रिएट अ क्लास फॉर इंस्टाग्राम यूज़र, तो इसके पास अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी और अपने कुछ मेथड्स होंगे जिन्हें हम मेंबर फंक्शंस भी कह सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में हर एक यूज़र के पास अपनी एक आईडी होगी, यूनिक आईडी। हर एक यूज़र के पास उसका यूज़र नेम होगा, हर एक यूज़र के पास उसका पासवर्ड होगा। और मेथड्स की फॉर्म में एक मेथड हर एक यूज़र के पास होगा टू डीएक्टिवेट देयर अकाउंट। तो ये एक मेथड हर एक इंस्टाग्राम यूज़र के पास होता है। या फिर एडिट बायो का एक मेथड होगा, एक बायो टाइप भी हो सकता है प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो एडिट बायो का एक मेथड होगा। तो इस तरीके से यूज़र के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। और एक्चुअली जो इंस्टाग्राम बना है उसके अंदर इसी तरीके से कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम की ऑब्जेक्ट बनी होगी और इसी तरीके की कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स क्रिएट हुए होंगे। तो ऐसा नहीं है कि ऊप्स बहुत सिर्फ थियोरेटिकल चीज़ है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डीएसए के अंदर उतना ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलता जब हम खुद करते हैं, लेकिन कंपनीज़ के अंदर जाके जो हम कोड लिखते हैं डेवलपमेंट करते टाइम, उसमें हमें डे टू डे बेसिस पर बहुत बार अपनी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स बनानी पड़ती हैं। तो लेट्स सपोज अगर हम अपनी यूज़र के लिए क्लास बनाएं, वी कैन क्रिएट अ क्लास कॉल्ड यूज़र, एंड इस यूज़र क्लास के अंदर हम पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर सकते हैं, जैसे इंटीजर टाइप की आईडी रख लेते हैं, स्ट्रिंग टाइप का एक यूज़र नेम रख लेते हैं, स्ट्रिंग टाइप का एक पासवर्ड रख लेते हैं, एंड स्ट्रिंग टाइप की एक बायो का ऑप्शन रख लेते हैं। उसके अलावा वील हैव सम मेथड कॉल्ड डीएक्टिवेट, जिससे हम अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ये मेथड कुछ नहीं करता, ये सी आउट करता है डिलीटिंग अकाउंट। इस तरीके से वी विल ऑल्सो हैव अ मेथड कॉल्ड एडिट बायो, और ये एडिट बायो मेथड क्या करता है, ये बेसिकली नई बायो को इनपुट ले लेगा स्ट्रिंग टाइप, एंड कुछ नहीं करेगा, हम अपनी पुरानी बायो के अंदर अपनी न्यू बायो की वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। तो ये जो मेथड्स हैं इनके पास एक्सेस होती है प्रॉपर्टीज़ की, तो नई बायो की जो भी वैल्यू आएगी वो इस पुरानी बायो के अंदर आके स्टोर हो जाएगी। तो हमने अपने बायो को एडिट कर दिया। तो इस तरीके से हम अपनी क्लासेस को क्रिएट कर सकते हैं इन C++। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट एक्सेस मॉडिफायर्स। इस इंस्टाग्राम की क्लास को, यूज़र क्लास को अगर एक बार हटाएं, लेट्स कम बैक टू आवर स्टूडेंट क्लास। इस स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने देख लिया कि हम कुछ प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं, हम कुछ मेथड्स बना सकते हैं, और यहाँ पर हमने स्टूडेंट क्लास की एक ऑब्जेक्ट भी बना ली, S1 ऑब्जेक्ट। पर यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है। अभी अगर हम चाहें कि स्टूडेंट के नेम में हमें कुछ वैल्यू असाइन करनी है, तो जनरली ऑब्जेक्ट्स जब कुछ वैल्यू असाइन करते हैं तो उसके लिए हम डॉट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, यानी हम S1 डॉट नेम इज इक्वल टू समथिंग लिख सकते हैं। लेट्स सपोज हमने S1 डॉट नेम इज इक्वल टू श्रद्धा लिखा, इतनी चीज़ हमने लिखी, और उसके बाद हम प्रिंट करवाना चाहते हैं S1 डॉट नेम को इस तरीके से। तो बेसिकली जो डॉट है दैट इज़ आर डॉट ऑपरेटर, जिसको यूज़ किया जाता है टू एक्सेस सम प्रॉपर्टी और टू एक्सेस सम फंक्शन इन एन ऑब्जेक्ट। इसको सेव करके अगर एक बार रन करें तो यहाँ पर हमारे पास एक एरर आएगा, एंड द एरर इज़ इम्प्लिसिटली डिक्लेयर्ड प्राइवेट हियर। तो इस एरर का बेसिकली रीज़न क्या है, एंड यहाँ पर नेम इज़ अ प्राइवेट मेंबर ऑफ स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है। तो जब भी हम किसी भी क्लास की बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी हमें बात करनी है वो होती है हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर्स आर बेसिकली सम कीवर्ड्स
जो हमें बताते हैं कि हमारे जो मेंबर्स हैं, डेटा मेंबर्स या प्रॉपर्टीज़, एंड जो हमारे फंक्शंस हैं या मेथड्स हैं, वो कहाँ कहाँ पर एक्सेसिबल हैं। एक्सेसिबल कहने का मतलब है कि उन्हें हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स बताते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ और सारे के सारे मेथड्स किसी भी क्लास के अंदर प्राइवेट होते हैं, और प्राइवेट डेटा एंड प्राइवेट मेथड्स आर ओनली एक्सेसिबल इनसाइड क्लास। यानी यहाँ पर गेट परसेंटेज जब CGPA को एक्सेस कर रहा है, CGPA को यूज़ कर रहा है, तब कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन हम अगर लिखना चाहें s1.cgpa इज़ इक्वल टू 9.0, तो हमारे पास यहाँ पे इस लाइन में एरर आ जाएगा। दूसरी जगह तो एरर आ ही रहा है, पर CGPA वाली लाइन में भी एरर आएगा, इम्प्लिसिटली डिक्लेयर्ड प्राइवेट हियर। तो बेसिकली ये एरर कहने की कोशिश कर रहा है कि आपकी जो CGPA है या आपकी जो नेम है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो प्राइवेट हैं, इन्हें मेन फंक्शन के अंदर आप एक्सेस नहीं कर सकते, इन्हें सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है। तो जब भी हमें किसी ऐसी प्रॉपर्टी या फंक्शन को जिसकी इन्फॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव होती है, सेंसिटिव कहने का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल हमने इंस्टाग्राम के लिए जैसे यूज़र क्लास बनाई, हमारी जो इंस्टाग्राम की यूज़र क्लास थी उसके अंदर एक पासवर्ड नाम की प्रॉपर्टी थी। अब पासवर्ड ऐसी चीज़ है जिसको हम नहीं चाहते हमारी क्लास के बाहर कोई एक्सेस करे, कोई मेन फंक्शन में या किसी दूसरे फंक्शन के अंदर एक्सेस करे, तो पासवर्ड को हम प्राइवेट बना सकते हैं। या कोई और मेथड है जो हमारे लिए बहुत सीक्रेट है, फॉर एग्जाम्पल हम बैंक अकाउंट के लिए क्लास बना रहे हैं अकाउंट, जिसमें एक मेथड है टू डेबिट मनी, यानी हम अपने मनी को काट सकते हैं, हम अपने पैसे को निकाल सकते हैं। तो इस मेथड को हम हर किसी फंक्शन को एक्सेस नहीं देना चाहते, तो इसे हम मोस्ट प्रॉबेबली एक प्राइवेट मेथड बनाएंगे। इसके अलावा एक्सेस मॉडिफायर्स में हमारे पास पब्लिक होता है। पब्लिक कीवर्ड के साथ जितना भी डेटा और मेथड होते हैं, दे आर एक्सेसिबल टू एवरीवन। एक्सेसिबल टू एवरीवन मतलब उन्हें मेन फंक्शन के अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और किसी और फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इस स्टूडेंट क्लास के लिए अगर हम अपने नेम, CGPA, परसेंटेज सबको पब्लिक बनाना चाहते हैं, तो हमें सिंपली लिखना है पब्लिक। इस तरीके से हमने लिख दिया पब्लिक कीवर्ड और उसके बाद कोलन। अब इस पब्लिक के बाद जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये सारी की सारी पब्लिक हो जाएंगी। अगर हम चाहते हैं हम अपने नेम को प्राइवेट रखें, बाकी सारी चीज़ें पब्लिक रख दें, तो उसके लिए हम इस तरीके से स्ट्रिंग नेम को पहले डिफाइन कर सकते हैं और CGPA को बाद में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट है, और अगर हम दिखाना भी चाहते हैं प्राइवेट है, तो उसके लिए हम अपना प्राइवेट कीवर्ड लिख सकते हैं कि नेम तो हमारा प्राइवेट हो गया और ये सारी चीज़ें पब्लिक हो गई। तो जो पब्लिक चीज़ें हैं उन्हें एक्सेस किया जा सकता है, इसको तो कमेंट आउट कर देंगे। अब s1.cgpa इज इक्वल टू 9.0 काम करेगा, और s1.cgpa को हम प्रिंट भी करवा पाएंगे। साथ के साथ हम गेट परसेंटेज फंक्शन को भी कॉल कर पाएंगे। हम लिख सकते हैं s1.getPercentage, तो हमारे लिए हमारी परसेंटेज भी प्रिंट हो जाएगी। लेट्स क्लियर इट एंड रीरन। तो हमारे स्टूडेंट की CGPA है 9 के इक्वल एंड उनकी परसेंटेज है 90%। तो जिस भी डेटा मेंबर और फंक्शन को हमने पब्लिक बनाया उसे अब मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। अगर हम इसे भी एक्सेस करना चाहते हैं तो नेम को भी हमें पब्लिक के अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एज सच हम प्राइवेट कीवर्ड कभी लिखते नहीं हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें प्राइवेट होती हैं। तो हम यहाँ पर नेम भी लिख सकते हैं और अपने नेम को भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। cout s1.name, इस तरीके से हमने प्रिंट करवा लिया एंड लेट्स री रन इट। तो हमारा नेम प्रिंट हो गया, हमारी CGPA प्रिंट हो गई और हमारी परसेंटेज हमारे पास प्रिंट होकर आ गई। इसके अलावा एक और तीसरा एक्सेस मॉडिफायर होता है जिसे हम प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर कहते हैं। प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर इनहेरिटेंस के लिए यूज़ होता है। इनहेरिटेंस क्या होती है उसे हम आगे चैप्टर के अंदर पढ़ रहे होंगे, पर बेसिकली जब भी हमें इनहेरिट करना होता है कुछ प्राइवेट मेंबर्स को, कुछ प्राइवेट फंक्शंस को, तब हम प्रोटेक्टेड को यूज़ करते हैं। जनरल केसेस में एज सच इसको यूज़ नहीं करते। तो जितने भी डेटा एंड मेथड्स प्रोटेक्टेड होते हैं दे आर एक्सेसिबल इनसाइड क्लास एंड टू इट्स डिराइव्ड क्लास। अब ये डिराइव्ड क्लास क्या होती है उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो प्रोटेक्टेड को अभी के लिए भूल जाना है, अभी के लिए सिर्फ प्राइवेट एंड पब्लिक पर हमें फोकस करना है। प्राइवेट वाले सिर्फ क्लास में एक्सेसिबल होते हैं। इसके अलावा एक और जगह प्राइवेट वाले मेंबर्स एक्सेसिबल होते हैं, दैट इज़ आवर फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शंस के बारे में भी बाद में पढ़ेंगे। फ्रेंड फंक्शन के अंदर भी प्राइवेट मेंबर्स एक्सेसिबल होते हैं, और पब्लिक मेंबर्स एंड पब्लिक मेथड्स हर जगह मेन फंक्शन के अंदर, किसी और फंक्शन के अंदर हर जगह एक्सेसिबल होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट गेटर्स एंड सेटर्स। गेटर्स एंड सेटर्स आर बेसिकली स्पेशल मेथड्स जिनको जनरली हम एक क्लास के साथ बनाते हैं। अब कभी कभी कुछ ऐसी हमारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे स्टूडेंट के लिए नेम हो गया या फिर उसका CGPA हो गया, जिसकी हम पूरी एक्सेस नहीं देना चाहते मेन फंक्शन को। हम उसकी डायरेक्ट एक्सेस
अपने मेन फंक्शन को या दूसरे फंक्शन को नहीं देना चाहते, तो उस केस में क्या करते हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को इनडायरेक्टली एक्सेस करने के लिए हम अपने गेटर्स एंड सेटर फंक्शंस को बनाते हैं। ये नॉर्मल मेथड्स ही होते हैं, बस इनको हमने नाम गेटर्स सेटर्स दे दिया। तो सबसे पहले सेटर की बात करते हैं। लेट्स सपोज हमने अपनी जो स्टूडेंट क्लास बनाई, यहाँ पर आ जाते हैं एंड लेट्स रिमूव ऑल ऑफ दिस। हमारी स्टूडेंट क्लास जो बनाई उसके अंदर अपनी नेम एंड अपनी CGPA को हम प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो इन मेंबर्स को हमने प्राइवेट रख दिया और यहाँ पर हमारे कुछ पब्लिक फंक्शन है। अब क्योंकि ये प्राइवेट हो गए, तो एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए हम कैसे उसका नेम और कैसे उसकी CGPA असाइन करें, तो वो असाइनमेंट करने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस को क्रिएट करते हैं जिनको हम सेटर्स कह देते हैं। तो एक सेटर कैसा दिखाई देता है, सबसे पहले हम स्टूडेंट का नेम सेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लिख देंगे वॉइड सेट नेम। तो जनरली हम सेट से इनका नाम शुरू करते हैं सेट, और उसके बाद जिस भी प्रॉपर्टी को हमें सेट करना है इसकी वैल्यू ले लेंगे। लेट्स सपोज दिस इज़ द नेम वैल्यू एंड हम लिख देंगे नेम इज़ इक्वल टू नेम वैल्यू। तो इससे क्या होगा, हमारी वैल्यू सेट हो जाएगी। तो जैसे हमने नेम के लिए सेटर बनाया, वैसे ही एक सेटर हम अपनी CGPA के लिए बनाते हैं। तो लेट्स राइट CGPA हियर। तो हमारे पास CGPA की वैल्यू आ जाएगी एंड इस CGPA वैल्यू को हम अपनी ओरिजिनल CGPA के अंदर असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेट्स मेक स्ट्रिंग स्मॉल, यहाँ पर CGPA बेसिकली क्या हो जाएगा, हमारी फ्लोट वैल्यू हो जाएगी। और क्योंकि हम स्ट्रिंग को यूज़ कर रहे हैं तो हम ऊपर इंक्लूड कर सकते हैं अपनी स्ट्रिंग हेडर फाइल को। तो ये हमारे दो सेटर्स हो गए जिनका काम है अपने नेम एंड अपनी CGPA को सेट करना। अब जैसे हमारे पास सेटर होते हैं वैसे ही हमारे पास गेटर्स होते हैं। गेटर्स हमें वैल्यू रिटर्न करके देते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ की, तो इन्हीं को कॉपी कर लेते हैं। गेटर्स बेसिकली रिटर्न टाइप इसका स्ट्रिंग हो जाएगा और ये क्या करेगा, इसे हम नाम दे देते हैं गेट नेम। गेट नेम बेसिकली हमें नेम की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इट्स गोइंग टू रिटर्न द नेम वैल्यू एंड ऐसे ही हमारे पास हो जाएगा फ्लोट गेट CGPA जो हमें रिटर्न करेगा हमारी CGPA वैल्यू। तो ये हमारे सेटर्स हो गए जो वैल्यू को सेट करने का काम करते हैं, गेटर्स हो गए जो वैल्यू को गेट करने का काम करते हैं। हमने डायरेक्ट एक्सेस अपने प्रॉपर्टीज़ को नहीं दी, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस दे नहीं सकते, ये हमारे प्राइवेट मेंबर्स, इनको हमने बना दिया। तो मेन फंक्शन के अंदर अगर हमें नेम सेट करना है तो हम s1 डॉट सेट नेम को कॉल करेंगे और इसमें नेम की वैल्यू पास कर देंगे, यानी हमने श्रद्धा पास कर दिया। इसी तरीके से s1 डॉट सेट CGPA कर देंगे, इसमें हम अपनी CGPA की वैल्यू पास कर देंगे, लेट्स राइट 9.1। और जैसे हमने सेटर्स को यूज़ किया ऐसे ही हम गेटर्स को यूज़ करते हैं, यानी सी आउट कर देंगे s1 डॉट गेट नेम एंड सी आउट s1 डॉट गेट CGPA। तो ये हमने सेटर्स को कॉल कर लिया, ये हमने गेटर्स को कॉल कर लिया। एंड अब जैसे ही वैल्यू सेट हो गई होगी हमारी ऑब्जेक्ट की, वैसे ही हम अपने नेम एंड अपनी CGPA की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। तो जनरली कभी कभी क्लासेस के अंदर हमें इस तरीके से अपने गेटर्स एंड सेटर्स दिखाई देते हैं जो गेट और सेट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि फंक्शंस क्यों यूज़ हो रहे हैं। ये फंक्शंस बेसिकली कुछ प्राइवेट डेटा मेंबर्स या कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ को गेट एंड सेट करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। अब जब भी हम ऊप्स की बात करते हैं, ऊप्स एज अ सब्जेक्ट इसके 4 मेजर पिलर्स होते हैं। सबसे पहला होता है एनकैप्सुलेशन, उसके बाद हमारे पास आता है इनहेरिटेंस, तीसरा मेजर कॉन्सेप्ट होता है एब्स्ट्रैक्शन एंड चौथा मेजर कॉन्सेप्ट होता है पॉलीमॉर्फिज्म। और इन चारों कॉन्सेप्ट्स को हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। अब ये जो चारों नाम है ये आपको याद कर लेना है और इन चारों की डेफिनेशंस भी हमें याद करनी है। पर ये जो चारों नाम जितने देखने में पढ़ने में मुश्किल लग रहे हैं ना, इनके मतलब उतने मुश्किल नहीं है, इनके मतलब बहुत ही आसान है, बस इनके नाम ज़्यादा मुश्किल हैं। तो हम धीरे धीरे एक एक को करेंगे। सबसे पहले एनकैप्सुलेशन की बात करते हैं। एनकैप्सुलेशन इज़ द रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड मेंबर फंक्शंस मेथड्स इन अ सिंगल यूनिट। यानी हम जो डेटा मेंबर्स यानी हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं और अपने मेंबर फंक्शंस यानी जो हमारी मेथड्स हैं, उन्हें अगर सिंगल यूनिट के अंदर कंबाइन कर दें तो उसे हम एनकैप्सुलेशन कहेंगे। एनकैप्सुलेशन में बेसिकली कैप्सूल आता है और कैप्सूल का मतलब होता है कि हमने एक कैप्सूल बना ली, कैप्सूल के अंदर हमने 2 चीज़ें लिख दी,
यानी इस तरीके से हमने कैप्सूल बना ली कोड के अंदर, और इस कैप्सूल के अंदर एक तो हमारा डेटा यानी प्रॉपर्टीज आ गई और एक हमारे मेथड यानी मेंबर फंक्शंस आ गए। तो बेसिकली ये जो कैप्सूल बनाने का प्रोसेस है इसको हम एनकैप्सुलेशन कहेंगे। और ये कैप्सूल क्या है? ये कैप्सूल बेसिकली क्लास है। यानी जब क्लास के अंदर हम अपने डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को स्टोर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम एनकैप्सुलेशन कह देते हैं। और अभी तक जितनी भी क्लासेस हमने बनाई उन सब के अंदर हमने एनकैप्सुलेशन किया। एनकैप्सुलेशन इज नथिंग बट क्रिएटिंग अ क्लास और उसके अंदर उसके डेटा मेंबर्स और मेथड्स को लिख देना। और एनकैप्सुलेशन ऑल्सो हेल्प्स अस इम्प्लीमेंट डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग यानी कुछ सेंसिटिव डेटा होगा, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा होगा जिसको हम दूसरे लोगों को नहीं दिखाएंगे। तो डेटा हाइडिंग इंप्लीमेंट करने में हमें क्लासेस हेल्प करती हैं। कैसे हेल्प करती हैं? यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर्स, कि भाई आपको जो डेटा नहीं दिखाना उस डेटा को आप प्राइवेट बना दो या प्रोटेक्टेड बना दो, और जिस डेटा को आप दिखाना चाहते हो उस डेटा को आप पब्लिक बना दो। तो क्या होगा? जो भी सेंसिटिव डेटा होगा वो डेटा हाइड हो जाएगा। तो एनकैप्सुलेशन इज जस्ट क्रिएटिंग अ क्लास जिसके अंदर डेटा मेंबर्स और मेथड्स आ जाए, और डेटा हाइडिंग इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर्स। तो ये डेफिनेशन होती है एनकैप्सुलेशन की, जिसको आपको याद करना है क्योंकि ये एज इट इज़ आपको इंटरव्यूज़ के अंदर बोलनी है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर एक क्लास के अंदर एक स्पेशल मेथड होता है विच इज़ इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। फॉर एग्जाम्पल हम एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम है कार। अब कार के पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। हमारी कार के पास एक प्रॉपर्टी है कि उसका नाम क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई कि उसका कलर क्या है, एंड इसके पास अपने कुछ फंक्शंस हो गए। जैसे लेट्स सपोज इसका एक फंक्शन है कि कार हमारी स्टार्ट होती है, एक फंक्शन है कार हमारी स्टॉप होती है। तो लेट्स क्रिएट दिस कार क्लास इन आवर कोड। वी कैन राइट क्लास कार एंड इसके अंदर हम अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं। एक हमारी प्रॉपर्टी आ जाएगी स्ट्रिंग नेम, एक हमारी प्रॉपर्टी आ जाएगी स्ट्रिंग कलर, एंड इसके साथ में हम कुछ पब्लिक फंक्शंस बना सकते हैं। एक को हम कह देंगे void start, जो हमारी कार को स्टार्ट करने का काम करेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कार हैज़ स्टार्टेड, एंड एक हो सकता है void stop। तो इस तरीके से हमने अपने लिए कार क्लास बनाई और उसके अंदर अपने फंक्शंस को डिफाइन किया। यहाँ लिख देते हैं स्टॉप्ड। अब जब हम कार क्लास की अपनी एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, लेट्स सपोज वी क्रिएटेड कार C1, तो C1 हमारी क्या हो गई? कार क्लास की एक ऑब्जेक्ट हो गई। अब जब भी इस तरीके से हम अपनी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के टाइम पर एक स्पेशल इंटरनल फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर, जो अपने आप ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। और ये कंस्ट्रक्टर हमें कहीं पर अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम चाहें तो खुद के भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं। अगर किसी भी क्लास के लिए हमें खुद का कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना होता है तो हमेशा हम कंस्ट्रक्टर का नाम रखते हैं सेम नेम एज अ क्लास। यानी हम अपने लिए पब्लिक एक स्पेशल फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जिसको हम नाम दे सकते हैं कार, एंड ये हमारा एक फंक्शन होगा। तो इस तरीके का जो फंक्शन होता है इसे हम अपना कंस्ट्रक्टर कहते हैं। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका नाम और हमारी क्लास का नाम, दोनों का नाम सेम होता है। कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो इसीलिए हमें इसका रिटर्न टाइप भी नहीं देना होता। जनरली जो हमारे C++ के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं उन्हें हम पब्लिक के अंदर डिफाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कॉल होता है मेन फंक्शन के अंदर। जब ऑब्जेक्ट बनाई जाती है तब हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो उसकी एक्सेस मेन फंक्शन के पास होनी चाहिए। इसीलिए कंस्ट्रक्टर्स को हम जब भी बनाएंगे हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के साथ कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करेंगे। अब जो कंस्ट्रक्टर होता है इट इज ओनली कॉल्ड वंस, यानी इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड एंड इट इज ओनली कॉल्ड वंस एट ऑब्जेक्ट क्रिएशन। कंस्ट्रक्टर ऐसा फंक्शन होता है जो एक ही बार कॉल होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है, और तब कॉल होता है जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पर। तो अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर नॉर्मल फंक्शन की तरह हम कुछ भी लिख सकते हैं। हम सी आउट कह सकते हैं कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट बीइंग क्रिएटेड। इस तरीके से हमने अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर एक लाइन लिख दी। इसे सेव कर लेते हैं। अब लेट्स सपोज हम अपने कोड को रन करेंगे। हमने अपने लिए एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है जो सिर्फ सी आउट कराता है एक स्टेटमेंट, और हम मेन फंक्शन के अंदर अपनी एक C1 नाम की कार ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे आप नोटिस करोगे हम कोई कंस्ट्रक्टर को अलग से कॉल नहीं कर रहे, हम तो वैसे ही ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जैसे हम हर बार बनाते थे। पर इस बार जब हम अपने कोड को रन करेंगे तो हमारे लिए ये लाइन प्रिंट होगी, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट बीइंग क्रिएटेड। यानी जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है ऑटोमेटिकली हमारी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। अगर हम खुद कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर हमारे लिए कंस्ट्रक्टर बनाता
जाता है जिसको ऑटोमेटिकली कॉल कर दिया जाता है, नहीं तो अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया है तो उस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है। अब जनरली जो हमारे कंस्ट्रक्टर्स होते हैं दे आर यूज्ड फॉर इनिशियलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे कार के अंदर दो प्रॉपर्टीज़ हैं, नेम एंड कलर। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को हम इनिशियलाइज करना चाहते हैं एट ऑब्जेक्ट क्रिएशन, यानी जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रही है तब इसका हम नेम और कलर भी डिफाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लेट्स सपोज दो वेरिएबल ले सकते हैं, एक में हम नेम ले लेंगे या इसे कह देंगे नेम वैल्यू, और एक में हम ले लेंगे स्ट्रिंग कलर वैल्यू। और यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे कि आर नेम इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू नेम वैल्यू एंड आर कलर इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू कलर वैल्यू। तो इस तरीके से हम नेम और कलर की वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर पेरेंथेसिस लगाकर, इस तरीके से पेरेंथेसिस लगाकर हम अपने नेम और कलर की वैल्यू पास कर देंगे। लेट्स सपोज हमारी कार का नाम है मारुति 800 एंड इसका कलर है हमारे पास वाइट। तो इसे सेव कर लेते हैं एंड रन करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैज़ हैपेंड। ओके, वेरिएबल को हमने कलर वैल्यू नाम दिया है, तो लेट्स स्पेल इट करेक्टली। क्लियर कर लेते हैं एंड रीरन करते हैं। तो इस बार भी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो गया एंड इस बार क्या हुआ, हमारी कार के लिए उसका नेम एंड उसका कलर इनिशियलाइज हो गया। कैसे चेक कर सकते हैं इनिशियलाइज हुआ है, यानी हम एक गेटर बना लेते हैं फॉर आर नेम। लेट्स क्रिएट अ गेटर स्ट्रिंग गेट नेम, और ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा हमारी कार का नेम हमारे लिए। तो हम सी आउट कर सकते हैं कार नेम C1 डॉट गेट नेम, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, हमारी ऑब्जेक्ट बनी, उसके अंदर दोनों वैल्यूज़ असाइन हुई, इनिशियलाइज हुई, एंड फिर कार नेम की वैल्यू में जब हमने गेटर के थ्रू एक्सेस किया नेम को तो हमारे पास मारुति 800 प्रिंट हो गया। तो इसके साथ में मेमोरी एलोकेशन हैपन्स व्हेन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। यानी होता क्या है एग्जैक्टली, जैसे ही हमने लिखा कार C1 और उसके अंदर हमने अपना नाम लिखा कार का मारुति 800 और साथ में उसका कलर हमने पास किया, तो जैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर इंटरनली इन्वोक होगा वैसे ही मेमोरी के अंदर कुछ जगह बनेगी। इस तरीके से हमारी C1 ऑब्जेक्ट को कुछ जगह एलोकेट होगी एंड उसके अंदर हमारी जो स्ट्रिंग है यानी नेम स्ट्रिंग उसकी वैल्यू जाकर स्टोर होगी। यानी नेम के लिए मारुति 800 वैल्यू जाके इनिशियलाइज होगी, हमारे कलर के लिए वाइट स्ट्रिंग इनिशियलाइज होगी एंड इस तरीके से मेमोरी जो एलोकेशन होगा यानी एक्चुअली जो जगह घेरी जाएगी, एक ऑब्जेक्ट जो जगह लेती है मेमोरी के अंदर वो तब लेती है जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और कंस्ट्रक्टर उसके लिए कुछ वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करता है। तो ये कुछ मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं कंस्ट्रक्टर्स के बारे में, ये हमेशा याद रखना है। कंस्ट्रक्टर्स आर इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली, हमें उन्हें अलग से जाके इन्वोक करने की ज़रूरत नहीं होती। अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्टर्स देयर इज़ वन स्पेशल थिंग दैट वी शुड टॉक अबाउट विच इज़ द दिस पॉइंटर। दिस एक स्पेशल पॉइंटर होता है C++ में दैट पॉइंट्स टू द करंट ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पर हमें क्या करना पड़ रहा है अपने कोड के अंदर, अभी जब हम अपने कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं, इस कंस्ट्रक्टर की जो हमारा स्पेशल फंक्शन है, इसके अंदर हमें अपना नेम वैल्यू, कलर वैल्यू, इस तरीके से अपने वेरिएबल्स को अलग नाम देने पड़ रहे हैं। लेट्स सपोज हम अपने इस वेरिएबल को नेम ही नाम देना चाहते हैं, इसको भी हम कलर नाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं नेम इज इक्वल टू नेम और कलर इज इक्वल टू कलर, तो बेसिकली ये जो नाम है हम अपनी ऑब्जेक्ट के नेम को रेफ़र करना चाह रहे हैं और ये जो नाम है ये हम अपने पैरामीटर को यानी अपने आर्ग्यूमेंट को रेफ़र करना चाह रहे हैं। तो दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन कैसे आए, तो यहाँ पर हम अपने दिस पॉइंटर को यूज़ करते हैं। दिस पॉइंटर की हेल्प से कोई भी अगर हमारा ऑब्जेक्ट का पैरामीटर होता है तो उसकी हम बात कर सकते हैं बाय राइटिंग दिस एंड अ एरो। बेसिकली यहाँ पर अगर हमने C1 ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया तो इस फंक्शन के अंदर, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस किसे पॉइंट कर रहा है, दिस पॉइंट कर रहा है इस C1 ऑब्जेक्ट को। मतलब जैसे ही हमने कंस्ट्रक्टर को पॉइंट किया मेमोरी के अंदर हमारी C1 ऑब्जेक्ट को जगह मिल गई होगी और इस C1 ऑब्जेक्ट को कौन पॉइंट कर रहा है, इस C1 ऑब्जेक्ट को दिस पॉइंट कर रहा है। तो अगर अपनी C1 ऑब्जेक्ट की हम नेम प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम सिंपली लिख सकते हैं पहले तो स्टार ऑफ दिस। स्टार ऑफ दिस से हम किसकी बात कर रहे हैं, दिस C1 को पॉइंट कर रहा है, तो स्टार ऑफ दिस क्या हो जाएगा, स्टार ऑफ दिस C1 हो जाएगा। और फिर हम लिखेंगे डॉट नेम।
यानी स्टार ऑफ दिस डॉट नेम, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो दिस एक स्पेशल पॉइंटर है जो हम नहीं बनाते, जो ऑटोमेटिकली बन जाता है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। तो जब उसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस अवेलेबल होता है। किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो तो हम लिख सकते हैं स्टार ऑफ दिस डॉट प्रॉपर्टी। अब स्टार ऑफ दिस डॉट प्रॉपर्टी को लिखने का ही एक और तरीका होता है दिस एरो प्रॉप, यानी अपनी प्रॉपर्टी। तो चाहे हम ये चीज़ लिखें, चाहे हम लिखें दिस के अंदर नेम, दोनों का ही सेम मतलब होता है। ये जो एरो होती है इसे हम अपना एरो ऑपरेटर कह देते हैं, और ये जो डॉट होता है इसे हम अपना डॉट ऑपरेटर कह देते हैं। तो ये थोड़ा सा सिंटैक्स देखने में कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसीलिए जनरली जब भी हम दिस को यूज़ करते हैं हम दिस एरो प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं ताकि हमारे लिए ईजियर हो जाए। तो यहाँ पर जब हम दिस एरो नेम लिख रहे हैं तो उसका मतलब है ये जो C1 ऑब्जेक्ट है हम इसके नेम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हमने लिखा दिस एरो नेम, तो दिस एरो नेम, ये वाला जो नेम है ये हमारे C1 का नेम है, और ये जो दूसरा नेम है ये हमारा पैरामीटर है। उसी तरीके से हम लिख सकते हैं दिस कलर इज इक्वल टू कलर। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते थे दिस स्टार ऑफ दिस डॉट कलर इज इक्वल टू कलर। ये लाइन एंड इस लाइन दोनों का ही सेम मतलब है, पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स है, सिर्फ इसीलिए हमने इसे नहीं लिखा। तो जनरली जब भी हम पैरामीटर्स लेते हैं अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर या किसी और फंक्शन के अंदर और हम ऑब्जेक्ट को रेफर करना चाहते हैं तो हम दिस करके ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ को एरो ऑपरेटर की हेल्प से एक्सेस करते हैं। अब अभी हमने दो तरीके के कंस्ट्रक्टर्स की बात की है। एक हमारा ये नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है, लेट्स सपोज दिस इज़ माई कंस्ट्रक्टर, दिस इज़ अ नॉर्मल कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर हमारे पास कोई पैरामीटर्स नहीं है, और सिंपली हमने यहाँ पर लिख दिया है कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर्स, और यहाँ लिख देते हैं कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स। तो जब भी हम कंस्ट्रक्टर्स को क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास के लिए, हम दो तरीके के कंस्ट्रक्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं। एक टाइप होता है जिसे हम कहते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जैसा हमने यहाँ पे क्रिएट किया। तो फर्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर जिसे हम क्रिएट करते हैं दैट इज आर नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मतलब जिसके अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं है। जैसे हमारा ये नॉर्मल कंस्ट्रक्टर हो गया। किसी भी क्लास के लिए अगर हम कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कंपाइलर हमारे लिए एक नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है। यानी अगर हम चाहें तो अपनी एक कोई कार C0 ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, एंड इस तरीके से इसको बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई एरर नहीं आएगा। इस पूरे के पूरे कोड के अंदर सारी की सारी चीज़ें वैसे ही वर्क करेंगी। तो जैसे ही हमने कार C0 बनाने की कोशिश की वैसे कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर्स कॉल हुआ, यानी ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास एक और सेकंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर होता है जिसको हम कहते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर हम अपने पैरामीटर्स को लिख सकते हैं, यानी जो भी अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है विद सम वैल्यूज़, तो इनिशियलाइजेशन के लिए हम अपने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं। जैसे ये जो कंस्ट्रक्टर है दिस इज़ अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं और हम अपनी ऑब्जेक्ट को उन पैरामीटर्स की हेल्प से इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ अगर हम कार C1 को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और यहाँ पर हमारा नॉन पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो इस तरीके से अपनी क्लास के अंदर, जैसे हमने यहाँ पर लिखा अपनी कार क्लास के अंदर, दो कंस्ट्रक्टर्स को हम एक साथ भी लिख सकते हैं। इन दोनों कंस्ट्रक्टर के नाम सेम है, इनका रिटर्न टाइप तो है नहीं, लेकिन इनके अंदर जो डिफरेंस आता है वो आता है इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स। एक के अंदर पैरामीटर्स हैं और एक के अंदर पैरामीटर्स नहीं है। तो एक ही क्लास के अंदर सेम नाम के मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स को लिखना पॉसिबल होता है, और इस चीज़ को, ये जो हमने किया मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स जो हमने लिखे क्लास के अंदर, इस चीज़ को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग हमने फंक्शन ओवरलोडिंग के टाइम पे भी पढ़ा था, फंक्शंस वाले चैप्टर के अंदर। ओवरलोडिंग का मतलब होता है जब आपने सेम नाम की मल्टीपल चीज़ें, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें एक जगह पे लिख दी हैं। तो फंक्शन ओवरलोडिंग होता था जब हमारे बहुत सारे फंक्शंस होते थे, सबका सेम नाम होता था, बस उनके पैरामीटर्स अलग होते थे। वैसे ही कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, बस उनके पैरामीटर्स अलग होते हैं। तो एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स लिखना यानी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करना कम्प्लीटली पॉसिबल होता है, और ऑटोमेटिकली कंपाइलर डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सी ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर एक और कार C2 बनाएं,
और उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ पास करें. लेट्स सपोज वी राइट फॉर्च्यूनर एंड इसका हमें कलर ऐड करना है, तो लेट्स ऐड वाइट कलर अगेन. तो इसको सेव कर लेते हैं एंड लेट्स सी. तो ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इसको क्रिएट करने के लिए बिना पैरामीटर्स वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ ऑटोमेटिकली. क्योंकि C1 ऑब्जेक्ट में हमने पैरामीटर्स दिए तो कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स कॉल हुआ. क्योंकि C2 कार ऑब्जेक्ट में हमने पैरामीटर्स दिए तो भी कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स कॉल हुआ. तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जब भी होती है ऑटोमेटिकली हमारा कंपाइलर डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कौन सी ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के लिए कॉल होना चाहिए. ये तो दो मेन टाइप के कंस्ट्रक्टर्स थे, नॉर्मल कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. इसके अलावा हमारे पास एक और कंस्ट्रक्टर होता है विच इज़ कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर. तो इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे कि हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है और किस काम आता है. पर अभी के लिए ये याद रखना है, कंस्ट्रक्टर्स आर रियली इंपॉर्टेंट फंक्शंस जब भी हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कई सारी क्लासेस के साथ हम बार बार अपने कंस्ट्रक्टर्स को यूज़ कर रहे होंगे. नेक्स्ट अब सॉल्व करने वाले हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन. क्रिएट अ यूज़र क्लास विद दीज प्रॉपर्टीज़. यानी हमें एक क्लास बनानी है यूज़र, तो उसे क्रिएट करते हैं. यूज़र क्लास के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए? एक आईडी होनी चाहिए विच इज़ प्राइवेट, इसे हम इंटीजर रख लेते हैं इंट आईडी. एक हमारे पास यूज़र नेम होना चाहिए विच इज़ पब्लिक एंड पासवर्ड होना चाहिए विच इज़ प्राइवेट. तो अपना एक स्ट्रिंग पासवर्ड रख लेते हैं, इसको प्राइवेट रखेंगे. और पब्लिक में हम अपने लिए एक स्ट्रिंग यूज़र नेम रख लेंगे विच इज़ अ पब्लिक प्रॉपर्टी. अब इट्स आईडी शुड बी इनिशियलाइज्ड इन अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. तो हम अपनी इस क्लास में, यूज़र क्लास में एक कंस्ट्रक्टर भी बना लेंगे जो कोई इंटीजर आईडी लेता है और अपनी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देता है. तो सबसे पहले तो इन दोनों स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं. सबसे पहले अपने लिए एक यूज़र क्लास बनाएंगे. लेट्स क्रिएट अ क्लास कॉल्ड यूज़र. यूज़र क्लास के अंदर हमें कुछ चीज़ों को प्राइवेट रखना है. हम चाहें तो एक्सप्लिसिटली मेंशन भी कर सकते हैं. हमारी इंट आईडी प्राइवेट होगी और हमारा स्ट्रिंग पासवर्ड प्राइवेट होगा. इसके अलावा कुछ चीज़ों को हम पब्लिक रखेंगे, जैसे हमारा स्ट्रिंग यूज़र नेम पब्लिक होगा. अब हमें क्या करना है? हमें इसकी आईडी को इनिशियलाइज करना है इन अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. तो एक कंस्ट्रक्टर अपने लिए हम क्रिएट कर सकते हैं. लेट्स क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर विद द नेम यूज़र. यूज़र के अंदर हमारे पास कोई आईडी आएगी एंड हम अपनी दिस एरो आईडी को इनिशियलाइज कर देंगे विद दिस आईडी वैल्यू. दिस मतलब हमारी करंट ऑब्जेक्ट जो भी क्रिएट होगी उसकी आईडी के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी आकर हमारे इस पैरामीटर आईडी की. आई होप हम सबको यहाँ पे क्लैरिटी होगी कि लेफ्ट वाला ऑब्जेक्ट की आईडी होती है और राइट वाला हमारा पैरामीटर होता है जो एज एन आर्ग्यूमेंट पास हुआ था हमारे फंक्शन के अंदर या हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर. उसके बाद इट शुड ऑल्सो हैव अ गेटर एंड अ सेटर फॉर पासवर्ड. एक गेटर और सेटर हमें क्रिएट करना है फॉर पासवर्ड. तो पहले गेटर क्रिएट करते हैं. स्ट्रिंग गेट पासवर्ड, ये फंक्शन रिटर्न कर देगा हमारे पासवर्ड स्ट्रिंग को. एंड एक सेटर क्रिएट करते हैं. लेट्स मिनिमाइज इट अ बिट. एक सेटर क्रिएट करेंगे void set पासवर्ड. इसमें हमारे पास एक स्ट्रिंग आएगी पासवर्ड नाम से एंड हम लिख सकते हैं दिस एरो पासवर्ड इज़ इक्वल टू पासवर्ड. तो इस तरीके से दिस को कंस्ट्रक्टर के बाहर किसी दूसरे फंक्शन के अंदर यूज़ कर पाना भी पॉसिबल है. बेसिकली दिस को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा जो प्रॉपर्टीज़ हैं और जो हमारे फंक्शन के पैरामीटर्स हैं उनका सेम नाम हो. दूसरे केसेस में हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. जब सेम नाम होता है तब यूज़ करना पड़ता है. तो इस तरीके से हमने अपनी यूज़र क्लास को क्रिएट कर लिया है. अब इसकी एक ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं. लेट्स क्रिएट अ यूज़र U1, ऐसे यूज़र 1 कह लेते हैं. यूज़र 1 के लिए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में लेट्स क्रिएट अ यूज़र विद ID 101. अब यूज़र 1 को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं. इसका जो यूज़र नेम है लेट्स राइट अपना कॉलेज. तो ये हमारा यूज़र नेम आ गया और इसके लिए पासवर्ड सेट कर सकते हैं user1 डॉट सेट पासवर्ड. इसकी वैल्यू रख लेंगे ABCD. तो ये हमने अपने लिए एक प्रॉपर यूज़र क्रिएट कर दिया. अब इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ को हम प्रिंट भी करवा सकते हैं. यूज़र ID क्योंकि एक प्राइवेट वैल्यू है इसको एक्सेस नहीं कर सकते. हम पासवर्ड को गेट कर सकते हैं और यूज़र नेम को डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हैं. तो सी आउट यूज़र नेम user1 डॉट यूज़र नेम, इसको डायरेक्टली एक्सेस कर लिया. एंड सी आउट पासवर्ड
user1.getPassword, इसको गेटर के थ्रू एक्सेस कर लिया। तो इसे कर लेते हैं सेव एंड नाउ रन। तो हमारे पास हमारा यूज़र नेम आ गया अपना कॉलेज एंड पासवर्ड आ गया ABCD। तो इस तरीके से हम अपने लिए कोई भी क्लास क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंट जो हमने कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए, प्रॉपर्टीज़ हो गई, क्लास के मेंबर फंक्शंस हो गए, गेटर्स सेटर्स हो गए, कंस्ट्रक्टर्स हो गए, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गए, दिस कीवर्ड हो गया, उन पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को इसको सिंगल क्वेश्चन में एक सिंगल क्लास को क्रिएट करने में हमने यूज़ कर दिया और उसकी वजह से हमने ऑब्जेक्ट बनाई। ऑब्जेक्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को हमने एक्सेस करके प्रिंट करवा दिया। तो इस तरीके से हम अपनी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉपी कंस्ट्रक्टर। 3 तरीके के कंस्ट्रक्टर्स की हमने बात की। एक था नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है, एक था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो जनरली हम क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स, तीसरा होता है हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम होता है जब भी हम एक नई ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम ओल्ड ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी क्लास की ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट 1 बनाई हुई है और ऑब्जेक्ट 1 के अंदर ये प्रॉपर्टी 1 है, प्रॉपर्टी 2 है, तो हम इसी की एक कॉपी बनाना चाहते हैं जिसको हम ऑब्जेक्ट 2 नाम दे देंगे और इसके अंदर भी सेम प्रॉपर्टी 1 और सेम प्रॉपर्टी 2 आके स्टोर हो जाए। इस तरीके से जब पुरानी ऑब्जेक्ट की हम कॉपी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट जब हम खुद अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली हमारे लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है इन C++। जावा के अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होता, पर C++ के अंदर ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाता है। तो इट इज़ अ स्पेशल कंस्ट्रक्टर which is used to copy properties of one object into another object. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स क्रिएट आर कार क्लास अगेन। हमारे पास हमारी कार क्लास आ गई। कार क्लास के अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को हम पब्लिक बना लेते हैं। एक को हम नाम कहते हैं स्ट्रिंग हमारा नेम एंड एक को नाम दे देते हैं स्ट्रिंग कलर। तो इस तरीके से हमारी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हमने कार क्लास की एक C1 ऑब्जेक्ट बनाई जिसमें कार का नाम हमने रखा मारुति 800 और कलर हमने रखा वाइट। ठीक है, अब हम एक कार C2 बनाएंगे जिसे हम बनाएंगे एज अ कॉपी ऑफ कार C1। अब कार C2 को कॉपी बनाने के लिए हम कंस्ट्रक्टर को जब कॉल करेंगे तो उसमें इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ पास नहीं करनी, उसमें पूरी की पूरी C1 ऑब्जेक्ट को हम पास करेंगे। यानी इस तरीके से पूरी की पूरी C1 ऑब्जेक्ट को पास करेंगे एंड उसके बाद सी आउट कराएंगे C2 का नेम एंड C2 का कलर। अब यहाँ से हमें देखने को मिलेगा कि C1 ही हम एज अ पैरामीटर इसके कंस्ट्रक्टर में पास कर रहे हैं, तो C2 का जो नेम आएगा इट विल बी इक्वल टू मारुति 800 एंड द कलर इज़ गोइंग टू बी वाइट। यानी जो वैल्यूज़ हमने इसके कंस्ट्रक्टर में दी थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉपी हो जाएंगी C2 के अंदर। इवन दो हमने कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा, हमने कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, पर ऑटोमेटिकली कंपाइलर हमारे लिए कंस्ट्रक्टर बनाएगा, C1 की वैल्यूज़ को C2 के अंदर कॉपी करेगा और हमारे पास वैल्यूज़ आकर प्रिंट होंगी। इसको सेव कर लेते हैं एंड रन करते हैं। ओके, हमें C1 के लिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसमें हमारे पास आएगा स्ट्रिंग नेम एंड स्ट्रिंग कलर। बिकॉज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट हमारी क्लास नहीं बनाती, तो दिस नेम इज़ इक्वल टू नेम एंड दिस कलर इज़ इक्वल टू कलर। तो जब C1 को कॉल करेंगे तो हमारे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कॉल हो जाएगा और जब C2 को कॉल करेंगे तो हम C1 को पास कर रहे हैं। एज सच ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा जब C2 बनेगा, एक और ही थर्ड एडिशनल कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो ऑटोमेटिकली कंपाइलर बना रहा होगा। तो इसको क्लियर कर लेते हैं, लेट्स रन इट अगेन। तो हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और C2 के नेम में हमारे पास मारुति 800 प्रिंट हुआ और C2 के कलर में हमारे पास वाइट वैल्यू प्रिंट हुई। यहाँ पे अगर हम कलर को ब्लू कर देते हैं तो विल गेट द सेम रिजल्ट कि हमारे पास इस बार कार का कलर ब्लू आ गया। तो जो भी C1 बना था उसका एक कॉपी क्रिएट हो गया C2। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है, जब हमने लिखा कार C1 और इसमें हमारा नेम पास कर दो मारुति 800 एंड कलर पास कर दो वाइट के इक्वल, तो मेमोरी के अंदर एक जगह रिजर्व हुई, वहाँ पे हमारा नेम स्टोर हुआ इज़ इक्वल टू जो भी हमने नेम पास किया था एंड वहाँ पे हमारा कलर स्टोर हुआ इक्वल टू जो भी हमने कलर पास किया था। अब जैसे ही हम लिखते हैं कार C2 ऑफ C1
कि C1 की कॉपी बना दो C2 को, तो मेमोरी के अंदर एक और जगह रिजर्व होगी, ये C1 के लिए थी, ये C2 के लिए थी, जिसमें नेम पैरामीटर के अंदर सबसे पहले इसकी वैल्यू कॉपी होगी, मारुति 800 आके स्टोर होगा, और कलर के अंदर इसकी वैल्यू कॉपी होगी, यानी वाइट आकर स्टोर होगा। तो जब हम इसकी C2 की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास सेम वैल्यूज़ प्रिंट होकर आएंगी। अब यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। हम चाहें तो खुद के भी कॉपी कंस्ट्रक्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं। अपना खुद का कस्टम कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम लिखते हैं नॉर्मल कंस्ट्रक्टर, जो कि हमारी क्लास का नाम होगा, और उसके अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट हम एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेते हैं विच इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। क्योंकि कॉपी कंस्ट्रक्टर को उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तभी तो कॉपी कर पाएगा नई ऑब्जेक्ट के अंदर पुरानी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को। तो इसीलिए उस पुरानी ऑब्जेक्ट का हमें एक रेफरेंस लेना पड़ता है कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर एज अ पैरामीटर। तो इफ़ आई वांट टू क्रिएट माय ओन कॉपी कंस्ट्रक्टर इन दिस कार फंक्शन, इन दिस कार क्लास, तो हम लिखेंगे कार, एंड कार की एक ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ले लेंगे, उसका रेफरेंस, और अपने नए वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर बेसिकली यहाँ पर सी आउट करा देंगे कॉपिंग ओरिजिनल टू न्यू। इस तरीके से वी कैन सी आउट दिस वैल्यू। और फिर कॉपी करने के लिए हम नेम को कर सकते हैं, नेम इज़ इक्वल टू ओरिजिनल डॉट नेम, एंड कलर इज़ इक्वल टू ओरिजिनल डॉट कलर। तो इस बार ऑटोमेटिक वाला डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनेगा, यही वाला कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? वेरीफाई करेंगे तो हमारे लिए ये वाली सी आउट स्टेटमेंट प्रिंट होगी आकर। यहाँ पे कोड में कोई चेंज नहीं करना, इस बार ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारा कस्टम कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होने वाला है, दिस कंस्ट्रक्टर। इसको क्लियर कर लेते हैं एंड लेट्स रन इट अगेन। ओके, दिस शुड बी ओरिजिनल। तो इस बार क्या हुआ, जैसे ही हमने इस स्टेटमेंट को कॉल किया वैसे ही कॉपिंग ओरिजिनल टू न्यू, यानी हमारा कस्टम कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। यहाँ पर नेम और कलर की वैल्यूज़ कॉपी हो गई और उन्हीं वैल्यूज़ को हमने प्रिंट करवा दिया, तो हमारे पास ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज़ आ गई। यानी ब्लू था तो ब्लू आ गया, मारुति 800 था तो मारुति 800 आ गए। बेसिकली ये वाला जो ऑटोमेटिक वाला प्रोसेस था, ये इस बार हमारे खुद के कॉपी कंस्ट्रक्टर ने परफॉर्म किया। तो इस तरीके से हम खुद के भी कॉपी कंस्ट्रक्टर्स को लिख सकते हैं, उन्हें भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ स्पेशल कॉन्सेप्ट कॉल्ड शैलो एंड डीप कॉपी। अब जब भी कॉपी कंस्ट्रक्टर जनरली कॉल होता है C++ के अंदर, इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारा जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, जो ऑटोमेटिक वाला कंस्ट्रक्टर होता है, वो एक शैलो कॉपी बनाता है। अब शैलो कॉपी कहने का क्या मतलब है? शैलो कॉपी कहने का मतलब है कि बेसिकली लेट्स सपोज हमने एक ओरिजिनल C1 नाम की एक ऑब्जेक्ट बनाई, कार1 नाम की ऑब्जेक्ट बनाई, और इसमें हमने कुछ भी लिखा, नेम लिखा, कुछ क्रिएट किया, हमने कलर इसके अंदर क्रिएट किया। उसके बाद लेट्स सपोज इसके अंदर हम कोई एरे है, इंटीजर एरे, जिसको डायनेमिकली एलोकेट कर रहे हैं, या फिर एक पॉइंटर ले लेते हैं। लेट्स सपोज किसी कार की माइलेज को स्टोर कराने के लिए हमने एक पॉइंटर बना लिया। ये क्या है? स्टार पॉइंटर है। इंट स्टार पॉइंटर है एक वेरिएबल। अब हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो तो स्टैटिक मेमोरी के अंदर क्रिएट हुई है, और पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है? यहाँ कहीं हीप है, और हीप के अंदर बेसिकली एक वैल्यू स्टोर्ड है, 12 इसकी माइलेज है। इस मेमोरी लोकेशन की तरफ, इस मेमोरी लोकेशन की तरफ हमारा ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। अब जब हम इस C1 की एक कॉपी बनाते हैं इस तरीके से, C2 हमने एक कॉपी बनाई, तो इसके अंदर नेम तो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, कलर भी एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। यानी ये जो भी हमने वेरिएबल्स, पैरामीटर्स, प्रॉपर्टीज़ क्रिएट की होंगी स्टैटिकली, वो सारी की सारी तो वैसे ही कॉपी हो जाएंगी। पर जो मेमोरी हम डायनेमिकली एलोकेट कर रहे हैं, जनरली वो जो डायनेमिक एलोकेशन होता है वो एरे होता है, पर वो एक नॉर्मल इंटीजर भी हो सकता है। मतलब हीप के अंदर अगर कोई मेमोरी हमने एलोकेट कर रखी है जिसकी तरफ हमारा कोई पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, तो जब हमारी कॉपी बनती है तो उसमें इस पॉइंटर की वैल्यू कॉपी हो जाती है। मतलब इसमें भी एक इन स्टार माइलेज बनेगा जिसके अंदर इसकी वैल्यू कॉपी हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे एड्रेस 100 है जो इस माइलेज के अंदर स्टोर्ड है, तो यहाँ पे भी एड्रेस 100 आ जाएगा। तो इनडायरेक्टली ये जो कॉपी है ये भी इसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगी। तो लॉजिक ये हुआ कि शैलो कॉपी वो होती है जिसमें जितने भी वेरिएबल स्टैटिकली क्रिएट होते हैं, स्टैटिक जो मेमोरी होती है वो तो वैसे के वैसे कॉपी हो जाती है, उसकी तो कॉपी बनती है, ओरिजिनल की कॉपी। लेकिन जहाँ पर हीप की
यानी डायनेमिक एलोकेटेड मेमोरी की हम बात करते हैं, वो डायनेमिक एलोकेटेड मेमोरी की कॉपी नहीं बनती, उसका सिर्फ एड्रेस कॉपी होता है, उसकी सिर्फ रेफरेंस कॉपी होती है। तो ओरिजिनल वाला पॉइंटर और नया वाला पॉइंटर दोनों सेम ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। तो अब अगर हम इसकी वैल्यू में चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू में चेंज हो जाएगा, और इसकी वैल्यू में चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू में चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली शैलो कॉपी कॉपीज रेफरेंसेस टू ओरिजिनल एरे बट एरे रिमेन सेम। यानी यहाँ पर ये तो हमने नॉर्मल एक इंट स्टार इंटीजर के बराबर मेमोरी ले ली, पर यहीं पर अगर एक एरे होता तो बेसिकली दोनों के दोनों पॉइंटर इस एरे को पॉइंट कर रहे होते, पर एरे हमारे एक ही होता, एरे सेम ही होता। तो जनरली ये चीज़ एरेज के अंदर देखने को मिलती है, हम इसे नॉर्मल इंटीजर के अंदर भी देख सकते हैं। तो हमारा जो कंपाइलर होता है जनरली क्रिएट्स अ शैलो कॉपी फॉर एरे और फॉर एनीथिंग दैट हैज़ बीन डायनेमिकली एलोकेटेड। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सपोज हमारी एक कार ऑब्जेक्ट थी, इस कार ऑब्जेक्ट के अंदर हम एक और अपना पॉइंटर बना लेते हैं, इसको कहते थे माइलेज। ये क्या करेगा, हमारी कार की माइलेज को स्टोर कराएगा। अब कार ऑब्जेक्ट के अंदर माइलेज को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारी जो सारी कार्स हैं, इस फैक्ट्री की जो सारी कार्स हैं, उनकी माइलेज 12 के इक्वल है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपने माइलेज को हम कुछ नई मेमोरी एलोकेट करेंगे, न्यू इंटीजर के बराबर मेमोरी से डायनेमिकली एलोकेट करेंगे, वो माइलेज के अंदर उसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा। फिर स्टार माइलेज करके वैल्यू इसे असाइन कर देंगे 12 के इक्वल। तो इस तरीके से वैल्यू आ गई। ये क्या है, दिस इज डायनेमिक एलोकेशन। तो जो हम शैलो कॉपी डीप कॉपी पढ़ रहे हैं वो डायनेमिक एलोकेशन का कॉन्सेप्ट है। ये जो स्टैटिक एलोकेशन है ये तो होगी, इनकी तो प्रॉपर कॉपी ही बनेगी, पर यहाँ पे हीप वाली चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। अब जब भी हम ओरिजिनल को कॉपी करेंगे अपने सेकंड कार C2 के अंदर, तो वहाँ पर अगर हम सिंपली लिख देते हैं माइलेज इज इक्वल टू ओरिजिनल डॉट माइलेज, तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि माइलेज के अंदर जो मेमोरी एड्रेस था, जो रेफरेंस था, यानी माइलेज के अंदर अगर एड्रेस 100 था तो वही एड्रेस इस माइलेज के अंदर कॉपी हो जाएगा। नया मेमोरी एलोकेट नहीं होगा हीप के अंदर, बस हमारा एड्रेस दूसरे वेरिएबल के अंदर कॉपी हो जाएगा और ये भी उसको पॉइंट करने लग जाएगा। इसको वेरीफाई कैसे करें, वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एक हमने कार C1 बना ली, मारुति 800 ऑफ वाइट कलर। एक हम कार C2 बना लेते हैं। कार C2 हमने बनाई और कार C2 के अंदर हमने C1 को पास कर दिया। अब कार C2 के लिए उसकी कुछ वैल्यूज़ प्रिंट करवाते हैं। हम प्रिंट करवा सकते हैं C2 डॉट नेम, हम प्रिंट करवा सकते हैं C2 डॉट कलर, एंड हम प्रिंट करवा सकते हैं C2 डॉट माइलेज। यहाँ पर सारी वैल्यूज सेम आनी चाहिए। ओके, इसे स्टार माइलेज कर लेंगे, क्योंकि माइलेज क्या है, माइलेज एक पॉइंटर है, हमें तो उसकी वैल्यू चाहिए, तो हमने स्टार कर लिया, यानी डी रेफरेंस कर लिया। तो कॉपिंग ओरिजिनल टू न्यू, C1 की कॉपी C2 में कॉपी बना दी, मारुति 800 C2 का अब नाम हो गया, वाइट उसका कलर हो गया, और C2 की माइलेज भी क्या हो गई, 12 के इक्वल हो गई। बिल्कुल सही, सारी चीज़ें ऐसे ही वर्क करनी चाहिए, क्योंकि ये जो सेकंड वाली C2 की माइलेज है ये किसको पॉइंट कर रही है, ये इस 12 वाली हीप वाली ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट कर रही है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं। लेट्स सपोज हमने C2 के अंदर चेंज किया, C2 की माइलेज को हम चाहते हैं, C2 की माइलेज 12 नहीं है, 10 है, कम है माइलेज। अब हमने तो चेंज किया C2 की माइलेज में, और हम सी आउट करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं C1 की माइलेज। तो जो चेंज जाके हमने C2 की माइलेज के अंदर किया, यानी C2 की माइलेज क्या है, ये वैल्यू है, इसको 10 की जगह 12 की जगह हमने 10 कर दिया। तो अब जब हम C1 की माइलेज देखेंगे तो C1 की भी माइलेज चेंज होकर 10 हो गई होगी, और इसको वेरीफाई करने के लिए हम C1 की माइलेज को प्रिंट करवाएंगे अगर इस लाइन को, इट विल बी इक्वल टू 10। Let's clear it and verify it. Okay, it should be star of C2 and star of C1. तो जब हम प्रिंट करवाएंगे तो C1 की माइलेज भी कन्वर्ट हो जाएगी टू 10। ये C2 के अंदर तो हमने चेंज किया, पर चेंज C1 के अंदर भी आ गया। यही चीज़ से वेरीफाई हो जाता है कि C1 C2 बेसिकली हीप के अंदर सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। यानी जब हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, इस कॉपी कंस्ट्रक्टर ने जो हमने खुद में लिखा था, इसने हमारे लिए एक शैलो कॉपी बनाई। पर लेट्स सपोज हम ये वाला कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ नहीं करते, हम डिफ़ॉल्ट वाला कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे। हम कुछ नहीं कर रहे,
हम अपने लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर बना ही रहे हैं, हम कह रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट वाला C1 से C2 में कॉपी कर देगा, तब देख लेते हैं तब भी सेम इशू अराइज होता है क्या। इसे क्लियर कर लेते हैं और वैल्यूज़ प्रिंट करवाते हैं, तब भी वैल्यू 10 ही आके प्रिंट हो रही है। C2 में चेंज किया पर C1 में वैल्यू 10 आके प्रिंट हो गई। उसका मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर बन रहा है वो भी क्या कर रहा है, माइलेज की शैलो कॉपी बना रहा है। शैलो कॉपी मतलब रेफरेंस दोनों का सेम है। शैलो का मतलब होता है बेसिकली जैसे अगर आपने स्विमिंग पूल देखा हो तो उसमें जो छोटे वाला एंड होता है जिसमें कम पानी होता है उसको हम शैलो एंड कहते हैं, और जिसमें ज़्यादा पानी होता है उसको हम डीप एंड कहते हैं। तो शैलो का मतलब है ऊपर ऊपर से काम कर दिया, अच्छे से काम नहीं किया। तो ऊपर से काम कर दिया मतलब सिर्फ एड्रेस ही कॉपी कर दिया, पूरा नया वाला इसका कॉपी तो बनाया ही नहीं। तो कई बार हमारे दिमाग में एज अ स्टूडेंट सवाल आता होगा कि अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं तो हम खुद के कस्टम कंस्ट्रक्टर्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि बिना कॉपी कंस्ट्रक्टर के भी काम हो गया। तो जनरली हम खुद के कंस्ट्रक्टर्स तब बनाते हैं जब हमें डीप कॉपी बनाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑटोमेटिकली तो कंपाइलर मैक्सिमम केसेस में शैलो कॉपी ही बना देता है डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी की। तो जब भी डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी के लिए हमें डीप कॉपी बनानी होती है, डीप कॉपी कहने का मतलब है कि जब हम अपना C2 बनाएं तो उसमें एक नया माइलेज क्रिएट हो। जैसे इसे दोबारा से कर लेते हैं। तो डीप कॉपी का मतलब होता है कि लेट्स सपोज हमारे पास ओरिजिनली ऑलरेडी एक C1 ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कुछ कलर है, कुछ उसका नेम है, और हमारे पास एक पॉइंटर है माइलेज नाम से, जो हीप के अंदर ये मेमोरी है 12, इसका एड्रेस है 100, और ये इसकी तरफ माइलेज इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। तो मतलब माइलेज के अंदर 100 वैल्यू स्टोर्ड है। तो डीप कॉपी का मतलब है जब हम C1 की कॉपी C2 बनाएंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे C2 बनेगा तो इसके अंदर कलर तो वैसे के वैसे कॉपी हो जाएगा यही वाला, नेम भी वैसे के वैसे कॉपी हो जाएगा यही वाला, क्योंकि डायनेमिकली एलोकेटेड नहीं है तो स्टैटिकली है। तो जब माइलेज को हम कॉपी करेंगे तो माइलेज के लिए हम पहले तो इसका कॉपी बनाएंगे। तो इसका कॉपी बनाएंगे, लेट्स यूज़ अ डिफरेंट कलर। तो हम 12 को यहाँ कॉपी करेंगे, इसका एड्रेस कुछ 500 बनेगा, तो इसके अंदर हम 500 कॉपी करवाएंगे और ये इसे पॉइंट करेगा। तो ये क्या हो गई, ये इस पूरी ऑब्जेक्ट की C2 डीप कॉपी हो गई। तो शैलो कॉपी होती है जिसमें सिर्फ रेफरेंस कॉपी होता है, मतलब ये भी इसी को पॉइंट कर रहा है, ये भी इसी को पॉइंट कर रहा है। पर डीप कॉपी में अपने इंडिविजुअल डायनेमिकली एलोकेशन होता है, मतलब अगर कोई वैल्यू डायनेमिकली एलोकेट हुई थी तो उसे भी हम नई ऑब्जेक्ट के अंदर री एलोकेट करेंगे। और इसको करने का प्रोसेस क्या होता है, इसको करने के लिए बेसिकली यानी डीप कॉपी करने के लिए हम अपने खुद के कंस्ट्रक्टर्स बनाते हैं इस तरीके से। और इस बार जब हम माइलेज इज इक्वल टू ओरिजिनल डॉट माइलेज करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे। सबसे पहले अपनी माइलेज को हम जैसे ओरिजिनल में किया था न्यू इंट के थ्रू उसे थोड़ी सी स्पेस एलोकेट करेंगे, फिर स्टार माइलेज की वैल्यू को हम स्टार ओरिजिनल डॉट माइलेज करेंगे। तो इतनी लाइन लिखने से एक नई मेमोरी एलोकेट होगी और फिर उसका एड्रेस माइलेज के अंदर स्टोर हो जाएगा और वहाँ पे जाके हम 12 को स्टोर कर देंगे। तो इस बार जब हम C2 के अंदर चेंज कर देंगे तो C1 के अंदर इस बार चेंज नहीं आएगा, C1 के अंदर वैल्यू 12 ही आएगी। लेट्स रन इट। तो इस बार 12 एंड 12 ही हमारे पास प्रिंट होगा। तो इस बार C2 के अंदर चेंज किया तो C1 चेंज नहीं हुआ। C1 की वैल्यू तो ओरिजिनल 12 ही है, 10 कहाँ पे हुआ, 10 यहाँ पे हुआ कि यहाँ वैल्यू 10 हो गई। तो ये डिफरेंस होता है शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें आना चाहिए। फर्स्ट टाइम कभी कभी स्टूडेंट्स शैलो कॉपी डीप कॉपी पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है। तो इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक को अगर आपको दोबारा रिपीट करके देखने की ज़रूरत पड़ रही है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एक बार इस टॉपिक को रिपीट करके देख लेना, कंप्लीट क्लैरिटी आ जाएगी। ये डायग्राम बना के देख लेना, एक ये वाला डायग्राम एंड इससे पहले वाला जो डायग्राम था, दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ डीप कॉपी, इससे पहले वाला वाज अ डायग्राम ऑफ शैलो कॉपी। तो सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शैलो कॉपी, कॉपीज रेफरेंसेस टू ओरिजिनल एरे। यहाँ एरे भी हो सकता है, यहाँ कोई डायनेमिकली एलोकेटेड कोई भी किसी भी तरीके की मेमोरी हो सकती है, बट एरे रिमेन्स सेम या dynamically allocated memory remains same. Deep copy creates a brand new copy of the array or some dynamically allocated memory. Compiler generally creates a deep copy for an array. We need to define own copy constructor. हमें अपना खुद का copy constructor तब define करना पड़ता है जब हमें deep copy चाहिए होती है. That is when class contains pointers to dynamically allocated memory. जैसे इस क्लास के अंदर एक पॉइंटर है जो डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, तो इस केस में अपनी ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाने के लिए हमें डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा अगर हमें डीप कॉपी चाहिए। अगर ये नहीं होता, डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी नहीं होती, मतलब हीप वाली मेमोरी नहीं होती, तो उस केस में हमें ज़रूरत नहीं थी। उस केस में हम नॉर्मल जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक
हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है उसे यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रक्टर्स के बारे में। डिस्ट्रक्टर इज़ द कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ अ कंस्ट्रक्टर। जैसे कंस्ट्रक्टर का काम होता है टू एलोकेट मेमोरी टू एन ऑब्जेक्ट, वैसे ही डिस्ट्रक्टर का काम होता है टू डी एलोकेट मेमोरी फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। अब जिन केसेस में हम डिस्ट्रक्टर्स को एक्सप्लिसिटली क्रिएट नहीं करते, जैसे कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, वैसे ही ऑब्जेक्ट जब अपने स्कोप से बाहर जाती है तो डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। यानी इस केस में जब हमने अपनी कार क्लास के लिए कोई भी डिस्ट्रक्टर नहीं लिखा, तो जैसे ही हमारा मेन फंक्शन खत्म होगा, यानी जैसे रिटर्न 0 होगा, जैसे ही मेन फंक्शन के स्कोप से हम बाहर जाएंगे, हमारी ये जो C1 ऑब्जेक्ट है, C2 ऑब्जेक्ट है, इन सब के लिए ऑटोमेटिकली एक डिस्ट्रक्टर क्रिएट होगा कार क्लास के लिए, एंड ऑटोमेटिकली इन सारी ऑब्जेक्ट्स की मेमोरी जो है वो डीएलोकेट हो जाएगी। अब कुछ ऐसे स्पेसिफिक केसेस आते हैं जिनमें हम कस्टम डिस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। कस्टम डिस्ट्रक्टर यानी हम खुद से अपने लिए एक डिस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं, और वो केस होता है जब हमने डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट की होती है। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के केस में हमें उसको डायनेमिकली डी एलोकेट भी करना पड़ता है एक्सप्लिसिटली जाकर। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में हमने माइलेज को एक पॉइंटर बनाया था और माइलेज को हमने डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट की थी। अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर भी मेमोरी एलोकेट की है, कॉपी कंस्ट्रक्टर करते टाइम भी मेमोरी एलोकेट की है। तो ये जो मेमोरी है ये ऑटोमेटिकली डी एलोकेट नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लें, तो जब हमारी C1 या C2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई, फॉर एग्जांपल हमारी C1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई, उसमें हमारे पास स्ट्रिंग नेम बना, हमारे पास स्ट्रिंग कलर बना, एंड उसके साथ में वी ऑल्सो हैड दिस इन स्टार पॉइंटर माइलेज। अब माइलेज कहाँ पॉइंट कर रहा है? ये हमारा हीप है, और हीप के अंदर देयर इज़ अ वेरिएबल कॉल्ड 12। या माइलेज इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब 12 का एड्रेस माइलेज के अंदर स्टोर्ड है। अब जब भी डी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है तो वो स्टैटिकली एलोकेटेड मेमोरी को डी एलोकेट करता है। स्टैटिकली कौन कौन एलोकेट हुआ है? स्टैटिकली इस नेम को मेमोरी एलोकेट हुई है, इस कलर को हुई है, इस माइलेज को हुई है। तो जब भी डी एलोकेशन होगा, यहाँ से ये वाली मेमोरी जो है ये हट जाएगी, ये फ्री हो जाएगी। लेकिन ऑटोमेटिक डी एलोकेशन में जो हीप वाली मेमोरी है ये फिर भी एग्जिस्टेंट रहेगी, जिसकी वजह से दोबारा वही मेमोरी लीक वाली प्रॉब्लम आ सकती है, जिसके बारे में हमने पॉइंटर्स वाले चैप्टर के अंदर बात की थी। अब मेमोरी लीक तो बहुत ख़राब होता है किसी भी कोड के लिए, इसीलिए अगर कोड के अंदर कहीं भी मेमोरी हम एक्सप्लिसिटली जाके एलोकेट करते हैं यूजिंग दिस न्यू, चाहे वो एरे की फॉर्म में हो गया, चाहे वो नॉर्मल किसी पॉइंटर की फॉर्म में हो गया, उसे हमें एक्सप्लिसिटली जाके डी एलोकेट भी करना है विद सम कस्टम डिस्ट्रक्टर। अब कस्टम डिस्ट्रक्टर्स बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। तो जैसे कंस्ट्रक्टर को क्लास नेम लिखकर हम लिखते हैं, उसी के सामने बस टिल्ड वाला यानी नॉट वाला सिंबल लगाकर हम एक डिस्ट्रक्टर बना सकते हैं। तो डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए, कार क्लास का डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम लिखेंगे टिल्ड कार, एंड इस तरीके से अपना डिस्ट्रक्टर। और जैसे कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है, वैसे हमारा डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है। तो डिस्ट्रक्टर के अंदर हम लिख सकते हैं सी आउट डिलीटिंग object. We can see how it is automatically invoked. जैसे अगर हमने कार C1 बनाई एंड उसके बाद कार C1 के लिए लेट्स सपोज हम C1.name, C1.color एंड C1.mileage को प्रिंट करते हैं। सिर्फ इतना काम हम करेंगे। लेट्स सेव इट एंड रन। तो कार C1 को क्रिएट किया तो उसकी डिटेल्स प्रिंट हो गई, और जैसे ही फंक्शन ख़त्म हुआ, क्योंकि डिस्ट्रक्टर इन्वोक हो गया हमारे वाला कस्टम, तो डिलीटिंग ऑब्जेक्ट हमारे लिए आकर प्रिंट हो गया। अब डिस्ट्रक्टर के अंदर हमें पता है ये वाली मेमोरी तो नॉर्मली फ्री हो जाएगी क्योंकि स्टैटिकली एलोकेटेड थी। डायनेमिकली माइलेज को हमने मेमोरी एलोकेट की थी, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है माइलेज की मेमोरी को डी एलोकेट करना। तो हम पहले ही चेक कर सकते हैं कि हमारा जो माइलेज पॉइंटर है, इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू नल, तब हम इसकी मेमोरी को डी एलोकेट करेंगे। कैसे डी एलोकेट करेंगे? सिंपली हम लिख देंगे डिलीट एंड उसके बाद माइलेज। तो माइलेज जिस भी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है वो पहले मेमोरी से डिलीट होगी, एंड फिर माइलेज को चाहें तो अभी क्या है, माइलेज के अंदर एक गार्बेज एड्रेस जाके स्टोर हो जाएगा, इसकी वैल्यू को एक्सप्लिसिटली हम नल असाइन कर सकते हैं। नल इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू को एक वैलिड मेमोरी एड्रेस होता है मेमोरी के अंदर, जबकि नल का मतलब है कि इसके अंदर कोई वैलिड मेमोरी एड्रेस स्टोर नहीं है। तो इस तरीके से हम अपना डिस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। एज सच कुछ अलग काम नहीं होगा कोड के अंदर, जितना भी काम होगा प्रिंटिंग वाइज हमें दिखाई देगा सी आउट के अंदर, पर ऑटोमेटिकली इस बार जब ये वाली मेमोरी डी एलोकेट हुई तो साथ में ये वाली मेमोरी भी
फ्री हो गई हमारे हीप से। तो ये फ़ायदा होता है डिस्ट्रक्टर्स को यूज़ करने का। और जब भी हम एक्सप्लिसिटली डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं कोड के अंदर, तो हमें एक्सप्लिसिटली अलग से जाके एज अ प्रोग्रामर उसे डी एलोकेट भी करना चाहिए डिस्ट्रक्टर के अंदर। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं अपने सेकेंड पिलर ऑफ ऊप्स, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, विच इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हमने रियल डे टू डे लाइफ में देखी होगी। जैसे बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते थे कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, अपने पेरेंट्स की, दिस इज़ पेरेंट 1, दिस इज़ पेरेंट 2, मदर एंड फादर की जो दोनों क्वालिटीज़ होती हैं, वो हम क्या करते हैं एज अ चाइल्ड, हम उन क्वालिटीज़ को इनहेरिट करते हैं। इनहेरिट करने का मतलब होता है एक पीढ़ी से इन्फॉर्मेशन दूसरी पीढ़ी में, यानी दूसरे लेवल में लेकर जाना। और इन्होंने अपनी जो क्वालिटीज़ हैं वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से इनहेरिट की होती थी। तो इस तरीके से इनहेरिटेंस की प्रॉपर एक हायरार्की बनती है। तो कोड के अंदर इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? कोड के अंदर व्हेन प्रॉपर्टीज एंड मेंबर फंक्शंस ऑफ बेस क्लास आर पास्ड ऑन टू द डिराइव्ड क्लास, दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि हमारे पास कोई बेस क्लास है, इसे हम बेस क्लास भी कह सकते हैं, इसे हम सुपर क्लास भी कह सकते हैं, या फिर इसे हम अपनी पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं। तीनों के तीनों नाम आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म से सुनने को मिल जाएंगे, डिफरेंट बुक्स में देखने को मिल जाएंगे, पर बेसिकली जब भी बेस, सुपर, पेरेंट वर्ड यूज़ हो रहा है, हम एक ही क्लास की बात कर रहे हैं। तो ये क्लास जब अपने कुछ कुछ फंक्शंस, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ किसी दूसरी क्लास को पास करती है, दिस इज़ लेट्स सपोज क्लास ए एंड दिस इज़ लेट्स सपोज क्लास बी। तो जब क्लास ए से क्लास बी में प्रॉपर्टीज़ जारी होती हैं तो इसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। क्लास ए को हम बेस क्लास, सुपर क्लास, पेरेंट क्लास कहते हैं। क्लास बी को हम अपनी डिराइव्ड क्लास, या फिर इसे सब क्लास भी कह देते हैं, या फिर इसे चाइल्ड क्लास भी कह देते हैं। तो ये सारे नाम आपको कहीं भी दिखे, मतलब हम उस क्लास की बात कर रहे हैं जो प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट कर रही है। अब जनरली इनहेरिटेंस क्यों होता है? इनहेरिटेंस कोड के अंदर होता है फॉर कोड रीयूजेबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्लास ए कोई ऐसी क्लास बनाई है जिसके अंदर आपने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस डिफाइन कर दिए, जो फंक्शन किसी दूसरी क्लास के अंदर भी यूज़ हो सकते हैं। अब उन्हें बार बार आप हर एक क्लास के अंदर डिफाइन नहीं करना चाहोगे, या कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें बार बार हर एक क्लास के अंदर डिफाइन नहीं करना चाहोगे। इसीलिए एक बार हमने किसी क्लास में यूज़फुल फंक्शंस या यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर दी, उन्हें कोई दूसरी क्लास भी यूज़ कर पाए, उसके लिए हम इनहेरिटेंस को यूज़ करते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल होगा कि जैसे लेट्स सपोज हमने क्लास बनाई एनिमल क्लास। एनिमल क्लास के अंदर कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। लेट्स सपोज इसमें एक प्रॉपर्टी है कि हर एनिमल जो होगा उसका अपना एक कलर होगा। उसके साथ में इसमें फंक्शन है कि हर एनिमल ईट कर सकता है, हर एनिमल ब्रीथ कर सकता है। तो इस तरीके से दो फंक्शंस हैं और एक प्रॉपर्टी है हमारी एनिमल क्लास के साथ। अब उसके अलावा हमें एक और क्लास बनानी है। लेट्स सपोज दिस इज़ द फिश क्लास। अब फिश का भी कलर होता है, फिश भी ईट कर सकती है, ब्रीथ कर सकती है। तो ये प्रॉपर्टीज़ और ये दोनों फंक्शंस दोबारा से हम फिश के अंदर डिफ़ाइन करें, उससे बेटर है कि ये प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर इनहेरिट कर लें और फिश के अंदर अगर कुछ और एक्स्ट्रा डिफ़ाइन करना है वो एक्स्ट्रा डिफ़ाइन कर दें। जैसे फिश के अंदर फिन्स होते हैं, तो एक इंट फिन्स नाम की इसमें प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा डिफ़ाइन कर दें। फिश स्विम कर सकती है, तो इसके अंदर स्विम नाम का एक फंक्शन एक्स्ट्रा डिफ़ाइन कर दें। तो ये इन्फॉर्मेशन तो हो ही जाएगी फ़िश के अंदर, साथ के साथ ये वाली इन्फॉर्मेशन भी एडिशनल निकल कर आएगी। तो एक बार इन दोनों क्लासेस को क्रिएट करते हैं। लेट्स क्रिएट अ क्लास कॉल्ड एनिमल, और एनिमल क्लास के अंदर हमारे पास एक स्ट्रिंग प्रॉपर्टी हो जाएगी कलर, एंड साथ में let's make all of these public। स्ट्रिंग कलर हो जाएगा, हमारे पास void eat हो जाएगा। eat में हम सी आउट करा देते हैं eats। ऐसे ही void breathe हो जाएगा। breathe में हम सी आउट करा देते हैं breathes। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई, ये हमारे दोनों फंक्शंस हो गए। अब अगर हम एक और एडिशनल क्लास बनाएं, लेट्स कॉल इट क्लास फिश। तो फिश के अंदर एक तो हमारे पास इन प्रॉपर्टीज़ को भी पब्लिक कर देते हैं। एक है हमारे पास इंट फिन्स, कि एक फ़िश के कितने फिन्स हैं, एंड दूसरा वॉइड स्विम। इसमें हम सी आउट करवा देंगे स्विम्स \n। तो ये हमारी एक एनिमल क्लास बन गई, ये हमारी एक फ़िश क्लास बन गई। अभी तक इनहेरिटेंस नहीं हुआ है। इनहेरिट करने के लिए
फिश क्लास जिस भी क्लास की प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करना चाहती है, तो जो भी हमारी डिराइव्ड क्लास होती है, जो भी चाइल्ड क्लास होती है, उसके सामने हम लगाते हैं कोलन एंड उसके बाद हम एक एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं और फिर अपनी बेस क्लास या पेरेंट क्लास का नाम लिखते हैं। तो जब भी इनहेरिटेंस हो रहा होता है, इनहेरिटेंस के लिए एक्सेस मॉडिफायर अलग से लिखना पड़ता है। अब इनहेरिटेंस में भी वही तीनों एक्सेस मॉडिफायर हो सकते हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट इनहेरिटेंस एक प्राइवेट इनहेरिटेंस होती है C++ के अंदर। अब यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर लगाने का क्या मतलब है उसको एक बार डिटेल में समझते हैं। हमारे पास बेसिकली एक्सेस स्पेसिफायर लिखकर हम मोड ऑफ इनहेरिटेंस बता रहे हैं। हमारे पास 3 मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस हो सकते हैं। एक होता है प्राइवेट मोड, एक होता है पब्लिक मोड और एक होता है प्रोटेक्टेड मोड। सबसे पहले बात करते हैं अपने पब्लिक मोड की। अगर हमारा मोड ऑफ इनहेरिटेंस पब्लिक है तो जो भी मेंबर्स हमारी बेस क्लास के अंदर, दिस इज़ माय बेस क्लास या इसको पेरेंट क्लास कह देते हैं, ये पेरेंट क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है। पेरेंट क्लास है हमारे पास एनिमल एंड चाइल्ड क्लास है हमारे पास फिश। अगर हमारा मोड पब्लिक है तो पब्लिक मोड के अंदर एनिमल क्लास में जो भी हमारे पास डेटा मेंबर या डेटा फंक्शन पब्लिक था वो अपनी चाइल्ड क्लास में आकर भी पब्लिक रहेगा, जो प्रोटेक्टेड था वो चाइल्ड क्लास में आकर भी प्रोटेक्टेड रहेगा और जो प्राइवेट था वो चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल ही नहीं होगा। मतलब कोई भी चीज़ अगर प्राइवेट है एनिमल के अंदर और मोड पब्लिक है, प्राइवेट चीज़ कभी भी इनहेरिट नहीं होती, चाहे मोड आप कुछ भी रख लें। ये थंब रूल हमारा कहता है कि अगर पेरेंट क्लास के अंदर कोई भी चीज़ प्राइवेट है, चाहे वो डेटा मेंबर हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, चाहे वो मेंबर फंक्शन हो गया, वो कभी भी इनहेरिट नहीं करता चाइल्ड क्लास के अंदर। जैसे यहाँ पर हमने मोड को पब्लिक रखा है, तो पब्लिक मोड कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ एनिमल के अंदर प्राइवेट है वो कभी इनहेरिट नहीं होगी, प्रोटेक्टेड है वो प्रोटेक्टेड रहेगी, पब्लिक है वो पब्लिक रहेगी। अब एनिमल के अंदर सब कुछ पब्लिक है तो वो सारी चीज़ें फिश में आकर भी पब्लिक ही रहेंगी। एग्जाम्पल के लिए फिश का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं F1। अब F1 के अंदर हम डॉट फिन्स की वैल्यू सेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज द फिन्स इज इक्वल टू 3। F1 के लिए हम स्विम को कॉल कर सकते हैं। तो इसे एक बार सेव करके रन करते हैं। ओके, वी हैव टू पुट अ सेमीकोलन हियर। रन करेंगे तो बेसिकली F के जो सारे के सारे फंक्शंस हैं वो हमारे लिए वर्क करेंगे, यानी सी आउट कर सकते हैं F1 डॉट फिन्स। सेव, तो फिन्स की वैल्यू प्रिंट हो गई। हम स्विम कॉल कर सकते हैं। तो फिश तो नॉर्मल सी क्लास है जिसके पब्लिक आपने प्रॉपर्टी और पब्लिक फंक्शन को एक्सेस कर लिया, पर साथ में इसने जो इनहेरिट किए हैं फंक्शंस और इनहेरिट की है प्रॉपर्टी, हम उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्विम करने के साथ साथ फिश क्या कर सकती है, फिश ईट भी कर सकती है और फिश ब्रीद भी कर सकती है। लेट्स सेव इट एंड रन। तो ये दोनों काम कर पाना भी पॉसिबल है। इवन दो F1 जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर हमने कभी ईट और ब्रीद का कोड लिखा ही नहीं, पर वो कोड ये कहाँ से लेके आया, वो कोड अपनी पेरेंट क्लास से लेके आया, मतलब एनिमल क्लास से उस कोड को लेकर आया। अब वहीं दूसरी तरफ अगर हमने मोड ऑफ इनहेरिटेंस प्रोटेक्टेड कर दिया तो उस केस में प्राइवेट तो कभी भी इनहेरिट नहीं होते, तो वो तो कभी इनहेरिट नहीं होंगे, पर पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों के दोनों जो डेटा मेंबर्स और फंक्शंस होंगे वो प्रोटेक्टेड बन के आ रहे होंगे। प्रोटेक्टेड को कौन कौन एक्सेस कर सकता है? प्रोटेक्टेड और प्राइवेट में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, इफ दिस इज प्राइवेट एंड दिस इज प्रोटेक्टेड, इन दोनों को ही इनसाइड द क्लास एक्सेस कर पाना पॉसिबल है। यानी प्राइवेट को भी इनसाइड क्लास एक्सेस कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड को भी इनसाइड क्लास एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड को एक और जगह एक्सेस कर सकते हैं, वो है डिराइव्ड क्लास के अंदर। मतलब कभी भी अगर आपको प्राइवेट मेंबर को आप चाहते हैं, कोई आपको प्राइवेट रखनी है प्रॉपर्टी, कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है पासवर्ड जैसी, उसको आप प्राइवेट रखना चाहते हो पर आप उसको इनहेरिट भी कराना चाहते हो, मतलब क्लास के अंदर तो एक्सेस कर पाएँ पर डिराइव्ड क्लास के अंदर भी एक्सेस कर पाएँ, तो ऐसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को या ऐसे प्राइवेट मेंबर फंक्शन को हम प्रोटेक्टेड बना देते हैं। प्रोटेक्टेड का बस एक ही फ़ायदा होता है प्राइवेट के ऊपर कि आप उसे डिराइव्ड क्लास भी एक्सेस कर सकती है। तो कभी भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें किसी चीज़ को आप प्राइवेट रखना चाहते हो पर उसमें इनहेरिटेंस भी कराना चाहते हो, तो सिर्फ उस चीज़ को आपको प्रोटेक्टेड बनाना है। तो ये मतलब होता है प्रोटेक्टेड का। प्रोटेक्टेड इज नथिंग बट प्राइवेट, बट इट इज़ इनहेरिटेबल, वो इनहेरिट होकर डिराइव्ड क्लास के अंदर जा सकती है। अब यहाँ पर जब भी मोड प्रोटेक्टेड है तो उसमें पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों प्रोटेक्टेड बन जाएंगे, और जैसे ही दोनों प्रोटेक्टेड बन जाएंगे
यहाँ पे एक बार प्रोटेक्टेड लिख देते हैं, प्रोटेक्टेड को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। यानी आप मेन फंक्शन में f1.eat, f1.breathe ये दोनों करने की कोशिश करेंगे तो दिस विल नॉट बी पॉसिबल और ये हमें एरर दे देगा। क्लियर करके एक बार कोड रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या एरर आया, लेट्स रीड आर एरर। एरर इज बेसिकली ईट इज अ प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ एनिमल, constrained by protected inheritance here, member is declared here, breathe is a protected member of animal। तो बेसिकली ये सारे के सारे क्या हो गए, अब ये प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस के थ्रू आ रहे हैं, तो इनको आप मेन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इन सबको आप क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। जैसे स्विम करने से पहले अगर आप ईट को कॉल करना चाहें तो वो चीज़ करना पॉसिबल है। जब स्विम को कॉल करेंगे उससे पहले ईट अपने आप कॉल हो जाएगा। इससे एक बार कॉमेंट आउट करें, तो हमने तो स्विम को कॉल किया पर उसने पहले ईट करवा दिया, पहले खाना खाया फिश ने, फिर स्विम किया, तो वो चीज़ कर पाना पॉसिबल है। इन अंदर आप एक्सेस कर सकते हो प्रोटेक्टेड को, बस बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। और तीसरा मोड होता है हमारे पास प्राइवेट मोड। प्राइवेट मोड में बेसिकली प्राइवेट चीज़ें यानी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस तो यहाँ पर भी एक्सेस नहीं कर पाते, बस जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड होता है वो यहाँ पे प्राइवेट बन जाता है। प्राइवेट को भी आप मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। बस ये होगा प्रोटेक्टेड मोड में जो आप ये चीज़ें लेकर आए हैं इन्हें आप एक और नेक्स्ट लेवल पर भेज सकते हैं, पर प्राइवेट में नेक्स्ट लेवल पे नहीं भेजा जा सकता। जैसे प्राइवेट मोड भी अगर यहाँ पर कर देंगे तो उसमें एज सच कोई चेंज नहीं आएगा, हमारा कोड वैसे का वैसे वर्क करेगा। ऑल्सो एक और चीज़ वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर मोड को अपने पब्लिक करते हैं, इन दोनों चीज़ों को करते हैं, लेट्स हैव स्विम, ईट एंड ब्रीथ। और एक और चीज़ हम करने वाले हैं, दैट इज़ कि इन फंक्शंस को बाय डिफ़ॉल्ट एक बार प्राइवेट रख के देखते हैं। जैसे ही हमने इन फंक्शंस को बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट बना दिया, ये क्या हो गए, प्राइवेट हो गए। यहाँ लिख भी सकते हैं हम ऊपर, व्हाट इज़ दिस डेटा, दिस इज़ प्राइवेट डेटा। यहाँ पे हम वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट कुछ भी हो, चाहे कोई भी आप मोड रख लें, प्राइवेट कभी भी एक्सेसिबल नहीं होता। तो ये चीज़ें कभी भी एक्सेसिबल नहीं होंगी चाहे आप पब्लिक मोड में इनहेरिट कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास एरर आएगा ही आएगा बिकॉज ऑफ दिस ईट एंड ब्रीथ। लेट्स लुक एट द एरर। तो ब्रीथ इज़ अ प्राइवेट मेंबर ऑफ एनिमल, सो इट कांट बी इनहेरिटेड, एंड ईट इज़ ऑल्सो प्राइवेट मेंबर ऑफ एनिमल, सो इट ऑल्सो कांट बी इनहेरिटेड। तो बेसिकली ये हमारे लॉज होते हैं, इनको एक बार मैं समराइज भी कर देती हूँ। पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस होता है तो पब्लिक चीज़ भी पब्लिक की तरह आएगी, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड की तरह आएगी, प्राइवेट कभी भी इनहेरिट नहीं होती। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस है तो पब्लिक भी प्रोटेक्टेड जैसे आएगा, प्रोटेक्टेड भी प्रोटेक्टेड जैसे आएगा, प्राइवेट कभी नहीं आएगा। प्राइवेट मोड ऑफ इनहेरिटेंस है तो पब्लिक प्राइवेट की तरह आएगा, प्रोटेक्टेड भी प्राइवेट की तरह आएगा, और प्राइवेट कभी इनहेरिट नहीं होता। तो इस तरीके से हमें अपने मोड डिसाइड करने होते हैं। प्रोटेक्टेड क्या होता है, प्रोटेक्टेड प्राइवेट में एक ही डिफरेंस होता है, जिस प्राइवेट चीज़ को आप इनहेरिट कराना चाहते हैं बस उसे प्राइवेट भी रखना चाहते हैं तो उसे हम प्रोटेक्टेड बना देते हैं। तो ये बस एक बेनिफिट होता है ओवर द प्राइवेट कि प्रोटेक्टेड मेंबर्स एंड प्रोटेक्टेड फंक्शंस कैन बी इनहेरिटेड बाय अ डिराइव्ड क्लास। तो आई होप कि यहाँ से हमें समझ में आया होगा कि इनहेरिटेंस क्या होती है। नेक्स्ट अब हम देखने वाले कि इनहेरिटेंस के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहला इनहेरिटेंस का टाइप होता है सिंगल इनहेरिटेंस। अभी तक जो हमने एग्जाम्पल देखा कि एनिमल क्लास से प्रॉपर्टीज़ अगर एक फिश क्लास ने डिराइव की तो ये क्या हो गया, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस कहती है आपके पास एक सिंगल बेस क्लास है और एक सिंगल डिराइव क्लास है, और डिराइव क्लास बेस क्लास से प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रही है। तो ये वाला एग्जाम्पल हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का था। हमने यहाँ पर अपनी एनिमल क्लास बनाई थी, इसके सारे के सारे डेटा मेंबर्स इन फंक्शंस को अगर हम पब्लिक बना दें, पब्लिक हमारा मोड ऑफ इनहेरिटेंस है, और यहाँ पर फिश की एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं F1। F1 के लिए हम स्विम को कॉल कर सकते हैं, F1 के लिए हम ईट को भी कॉल कर सकते हैं, F1 के लिए हम ब्रीथ को भी कॉल कर सकते हैं। तीनों फंक्शंस वैसे के वैसे वर्क करेंगे क्योंकि इनहेरिटेंस हो चुकी है। तो ये चीज़ हमारे लिए प्रिंट होकर आ गई। ये 2 बार ईट्स इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि स्विम फंक्शन इंटरनली सबसे पहले ईट फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो इस तरीके से जो इनहेरिटेंस हो रही है दिस इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस एंड इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस होती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहती है कि एक बेस क्लास की प्रॉपर्टी अगर डिराइव्ड क्लास ने इनहेरिट कर ली और उसकी प्रॉपर्टीज़ अगर किसी और ने इनहेरिट कर ली तो ये बेसिकली 2 लेवल्स बन गए, 1 लेवल 2 लेवल, इस तरीके से तीसरा लेवल भी हो सकता है, बहुत सारे मल्टीपल लेवल्स हो सकते हैं। तो इस टाइप की इनहेरिटेंस को हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। अब ये कैसे वर्क करती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एनिमल क्लास है, एनिमल क्लास के अंदर ईट का फंक्शन है, एनिमल क्लास के अंदर ब्रीथ का फंक्शन है।
अब एनिमल्स के ही अंडर एक और क्लास आती है कॉल्ड मैमल क्लास। तो मैमल्स के अंदर हम कोई प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज देयर ब्लड टाइप इज़ इक्वल टू वार्म। तो इस तरीके की WARM, इस तरीके की हमने एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर दी कि मैमल्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, तो इनका ब्लड टाइप हमने वार्म रख दिया। अब मैमल की ही एक और क्लास डॉग बन सकती है। डॉग के अंदर ईट और ब्रीथ का फंक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि डॉग ईट और ब्रीथ भी कर सकता है। उसके अंदर ब्लड टाइप भी वार्म ब्लडेड होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, क्योंकि डॉग इवेंचुअली है तो एक मैमल ही, और सारे मैमल्स एनिमल्स होते हैं। और डॉग के अंदर अपनी एक प्रॉपर्टी भी हो सकती है। लेट्स सपोज इट हैज़ अ फंक्शन कॉल्ड टेल वैग, कि डॉग अपनी पूंछ हिलाता है, तो बेसिकली ये इसका एडिशनल एक फंक्शन आ गया। तो डॉग के अंदर इस क्लास की भी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, इसकी भी होनी चाहिए। मैमल क्लास के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ भी होनी चाहिए, इस क्लास की भी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल है ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब इसे कोड के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट अस क्रिएट आवर क्लासेस। लेट्स रिमूव दिस एंड क्लियर दिस। तो सबसे पहले तो हम अपनी क्लास एनिमल क्रिएट करेंगे। एनिमल क्लास के अंदर हम पब्लिक में 2 फंक्शन रख सकते हैं। एक होगा हमारा ईट फंक्शन, वॉइड ईट इसे कह देते हैं, जिसमें हम सी आउट कर देंगे ईट्स। दूसरा हमारा एक और फंक्शन होगा, इसको कह देते हैं ब्रीथ, और इसमें हम सी आउट कर देंगे ब्रीथ्स। अब एक और क्लास बनाएंगे कॉल्ड मैमल क्लास। मैमल क्लास क्या करेगा, पब्लिक मोड में, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड किसी भी मोड में इनहेरिट करा सकते हैं। हम चाहते हैं पब्लिक चीज़ें सारी पब्लिक बन गया है, तो पब्लिक मोड में एनिमल क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगा और अपनी खुद की भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ रखेगा। एक पब्लिक प्रॉपर्टी बना लेते हैं। लेट्स कॉल इट स्ट्रिंग ब्लड टाइप इज इक्वल टू वार्म, WARM। वार्म हो गया इसका ब्लड टाइप। इस तरीके से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, नहीं तो कंस्ट्रक्टर के अंदर भी कर सकते हैं। लेट्स इनिशियलाइज इन अ कंस्ट्रक्टर, कि मैमल क्लास का जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वैसे ही हम ब्लड टाइप इज इक्वल टू वार्म इस तरीके से खुद ही इनिशियलाइज कर देंगे। तो हमने कंस्ट्रक्टर भी बना लिया इस मैमल क्लास के अंदर। उसके बाद एक और क्लास बना लेते हैं डॉग। डॉग क्लास मैमल की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर लेगी, और जब मैमल की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर लेगी तो इवेंचुअली एनिमल की भी प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट हो जाएंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी मैमल के अंदर प्रेजेंट है। तो मैमल की प्रॉपर्टीज़ ये इनहेरिट कर लेगी, और इसमें एडिशनल हमारे पास जो फंक्शन हमें क्रिएट करना है दैट इज़ वॉइड टेल वैग सी आउट अ डॉग वैग्स इट्स टेल। तो इस तरीके से हमने डॉग क्लास को क्रिएट कर लिया। तो ये एक एग्जाम्पल है ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एनिमल की प्रॉपर्टीज़ मैमल इनहेरिट कर रहा है, मैमल की प्रॉपर्टीज़ डॉग इनहेरिट कर रहा है। अब लेट्स सपोज कल को हम डॉग की एक नई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो D1 के लिए हम सारे फंक्शन कॉल कर सकते हैं। D1 ईट भी कर सकता है, D1 ब्रीथ भी कर सकता है, D1 चाहे तो इट कैन ऑल्सो वैग इट्स टेल, और D1 के लिए हम उसका ब्लड टाइप भी प्रिंट करवा सकते हैं। सेव एंड रन। तो D1 कैन ईट, ब्रीथ, वैग इट्स टेल एंड इट इज़ ऑल्सो अ वार्म ब्लडेड एनिमल। तो इस तरीके से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस वर्क करता है C++ के अंदर। नेक्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में 2 बेस क्लास की प्रॉपर्टीज एक सिंगल डिराइव्ड क्लास इनहेरिट कर रही होती है। इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ क्लास टीचर, और टीचर क्लास के अंदर बेसिकली हमारे पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। टीचर के साथ उसकी सैलरी एसोसिएटेड है, टीचर के साथ उसका सब्जेक्ट एसोसिएटेड है। तो इस तरीके की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। इंट सैलरी हो गई या स्ट्रिंग सब्जेक्ट हो गया, तो ये सारी टीचर क्लास की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव अ क्लास कॉल्ड स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लास में स्टूडेंट का बेसिकली इंट रोल नंबर, किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर है, और फ्लोट टाइप की किसी भी स्टूडेंट की CGPA है। तो ये 2 अलग अलग क्लासेस हो गई।
अब हमारे कॉलेजेस में हमने टीएस का कॉन्सेप्ट सुना होगा। हर क्लास में बेसिकली हर कॉलेज में जो एमटेक स्टूडेंट्स होते हैं या जो पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं वो हमारी क्लास में एज टीएस बन के आते हैं। कभी कभी प्रोफेसर्स के अंडर वो रिसर्च पेपर वगैरह लिख रहे होते हैं। तो अगर अब हम अपने लिए अपनी एक टीए क्लास बनाना चाहते हैं तो हमारा जो टीए है उसकी कुछ सैलरी भी होनी चाहिए। जो हमारे एमटेक ग्रेजुएट्स होते हैं, पीएचडी ग्रेजुएट्स होते हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए कुछ स्टाइपेंड भी मिलता है कॉलेज से। उनका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी होना चाहिए कि वो क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, प्लस साथ में उनका एक रोल नंबर भी होना चाहिए क्योंकि इवेंचुअली हैं तो वो एक स्टूडेंट भी, और उनकी अपनी एक पर्सनल ग्रेडिंग होती है तो उनके पास सीजीपीए भी होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो टीए क्लास है वो टीचर क्लास एंड वो स्टूडेंट क्लास दोनों की प्रॉपर्टीज़ लेती है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करती है। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसके लिए एक बार कोड लिखते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए लेट्स क्रिएट अ क्लास कॉल्ड टीचर, एंड टीचर क्लास के अंदर हम सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं। लेट्स मेक देम पब्लिक। एक तो हो जाएगी इंट सैलरी एंड दूसरी हो जाएगी स्ट्रिंग सब्जेक्ट। इसी तरीके से हम एक और क्लास बनाएंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट जो क्लास है इसके अंदर सबसे पहले आएगा हमारे पास, पब्लिक बना लेते हैं अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ को, इंट रोल नंबर, एंड दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी फ्लोट सीजीपीए। तो हमारी जो क्लास टीए होगी, टीए विल इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ टीचर इन पब्लिक मोड, पब्लिक टीचर, एंड ऑल्सो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टूडेंट। तो हर एक क्लास के सामने जिसे भी मल्टीपल इनहेरिटेंस में हम इनहेरिट कर रहे होते हैं उसका मोड हम अलग से स्पेसिफाई करते हैं। तो पब्लिक मोड में टीचर की प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करेंगे, पब्लिक मोड में स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करेंगे, और हमारी जो क्लास टीए है उसके अंदर हम कोई नाम दे सकते हैं। लेट्स गिव स्ट्रिंग नेम, जिसे भी हम रख देंगे पब्लिक टाइप का। अब टीए के लिए हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, TA1 इसे कह देते हैं। TA1 का कुछ नाम हम लिख देंगे, तो लेट्स गिव इट अ नेम ऑफ श्रद्धा खापरा। TA1 के लिए हम कोई सब्जेक्ट भी रख देंगे, तो लेट्स गिव द सब्जेक्ट एज C++। एंड TA1 के लिए हम कुछ CGPA भी रख देंगे, CGPA 9.1 एग्जाम्पल के लिए। तो सी आउट कर देंगे अलग अलग प्रॉपर्टीज़, TA1.name एंड ऑफ लाइन, एंड इसी तरीके से हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा एंड हमारे पास CGPA आ जाएगी, एंड उसी तरीके से और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। इस कोड को रन करेंगे, ओके वी शुड हैव अ सेमीकोलन हियर। रन करेंगे तो बेसिकली हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे लिए आकर प्रिंट हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस काम करती है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में ज़रूरी नहीं है आप दो ही क्लासेस की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करें। इसके अलावा अगर कोई थर्ड क्लास करनी है तो बेसिकली कॉमा से सेपरेट करके अपना एक्सेस मॉडिफायर हमें लिखना है और अपनी क्लास का नाम लिखना है। तो हम कितनी भी चाहें, जितनी मर्जी क्लासेस को यूज़ करना चाहें उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस की हम बात करेंगे दैट इज कॉल्ड हायरार्कियल इनहेरिटेंस। हायरार्कियल इनहेरिटेंस कहती है कि आपके पास सिंगल बेस क्लास है और आपके पास मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस हो सकती हैं। तो दिस बिकम्स हायरार्कियल। इसका क्या एग्जाम्पल होगा? इसका एग्जाम्पल होगा कि लेट्स सपोज हमारे पास एक क्लास है एनिमल क्लास। एनिमल क्लास के अंदर प्रॉपर्टी मान लेते हैं ईट हो गया, ब्रीद हो गया। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी की सारी एनिमल क्लासेस के साथ हैं। अब एनिमल क्लास से ही मल्टीपल क्लासेस निकल सकती हैं। लेट्स सपोज एक बर्ड क्लास आ गई जो ईट ब्रीद तो कर ही सकती है, उसके साथ में उसके पास अपना एक फ्लाई का फंक्शन भी है। हमारे पास एक फ़िश आ गई जो ईट ब्रीद तो कर ही सकती है, साथ के साथ उसके पास एक स्विम फंक्शन है। उसके अलावा हमारे पास मैमल क्लास आ गई जो ईट ब्रीथ तो कर ही सकती है, साथ में लेट्स सपोज उसके पास एक वॉक का फंक्शन है। तो इस तरीके से दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हायरार्कियल इनहेरिटेंस जिसमें सिंगल बेस क्लास है पर उसकी प्रॉपर्टीज़ को मल्टीपल जो क्लासेस हैं वो इनहेरिट कर सकती हैं। इसको मैं आपको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम दे रही हूँ। यहाँ पे लेक्चर को पॉज करना है और इस पूरी की पूरी क्लास को एक बार बनाकर देखना है कि किस तरीके से आप एक सिंगल क्लास की प्रॉपर्टीज़ को मल्टीपल क्लासेस में इनहेरिट करा सकते हैं और इन क्लासेस की एक एक ऑब्जेक्ट बनाकर उसे टेस्ट करना है। एंड लास्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस हमारे पास होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड में मल्टीपल इनहेरिटेंसेस कंबाइन हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे इतना पार्ट अगर आप नोटिस करेंगे तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हायरार्कियल इनहेरिटेंस।
अगर इतना पार्ट हम नोटिस करेंगे, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस। अगर इतना पार्ट नोटिस करेंगे तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो इस तरीके से जब मल्टीपल इनहेरिटेंसेस कंबाइन करती हैं तो हमारे पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस आता है। तो बेसिकली अगर कोई बड़ा सा कोड लिखा होगा, चाहे C++ में लिखा हो, चाहे किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हो, उसमें अगर बहुत ज़्यादा मिक्स एंड मैच है, यानी बहुत क्लासेस एक दूसरे को इनहेरिट कर रही हैं, कुछ क्लासेस मल्टीपल बेस क्लासेस यूज़ कर रही हैं, कुछ बेस क्लास से मल्टीपल डिराइव क्लासेस निकल रही हैं, तो इस तरीके का जो एग्जाम्पल होगा दैट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इनफैक्ट जितने भी अभी तक हमने टाइप्स पढ़े हैं, दे आर ऑल काइंड ऑफ पार्ट ऑफ हाइब्रिड इनहेरिटेंस, बिकॉज हाइब्रिड इज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। तो इस तरीके से हमारी इनहेरिटेंस काम करती है। और अभी तक हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस देखी है। तो अभी तक हम ऊप्स के 2 मेजर पिलर को पढ़ चुके हैं। एक है हमारा इनकैप्सुलेशन और एक है हमारा इनहेरिटेंस। अभी 2 मेजर पिलर्स और बाकी हैं, यानी पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन।